जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आपका सुपरवाइजर का एग्जाम पास आ चुका है, 3-4 दिनों में आपका एग्जाम है। देखो स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो है ना वो 60 मार्क्स का है और आपके लिए नया भी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए टॉपिक जो है नया। तो मैं क्या करूँगा, 3 दिन के अंदर आपको पूरा सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो है वो रिवाइज करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो यूनिट 1 है वो सबसे लेंदी यूनिट है। 6 यूनिट में से सबसे लेंदी जो है यूनिट 1 माना जाता है। तो यूनिट 1 को आज के इस सेशन में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आने वाले 2 सेशंस में, एक कल आएगा एक परसों, हम बाकी वाले यूनिट्स भी कवर कर देंगे। देखो इस सेशन से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये तो आपको एग्जाम में ही पता चलेगा, बट आपको मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, नो नीड टू टेक पेन और पेंसिल विद यू दिस टाइम। मतलब अब आपको पेन नोटबुक को साथ रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने ये लेक्चर को सुनना है कहानी की तरह। कोई भी एस्पेक्ट में इसमें मिस नहीं करूंगा। हर यूनिट वाइज हर एक टॉपिक जहां तक एग्जामिनर पूछ सकता है उन सबको मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके अभी तक नोट्स रिवाइज नहीं हुए हैं, दिस इज द बेस्ट सोर्स टू रिवाइज। अगर रिवाइज भी हुए हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो सबसे पहला यूनिट फर्स्ट में जो आपका टॉपिक है दैट इज सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। देखो ये जो मैंने पीडीएफ यहाँ पर आपको इंक्लूड करी है ना, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, ना कोई एमसीक्यू है ना कोई लिखा हुआ है। तो ये तो मत सोचना कि यहाँ पर मैं आपको कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। नहीं, मैं हर चीज़ आपको लिख के बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहली बात, हम पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी को। तो सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। किसको बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी? सबसे पहला नाम आपने याद रखना है अगस्त कॉम्टे। कौन? अगस्त कॉम्टे को बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब सेकंड आपको पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी टर्म किसने दी है, तो ये भी पूछा जाता है। तो सोशियोलॉजी टर्म दी है इमैनुअल जोसेफ सीव्स। ठीक है, सीव्स इन्होंने दी है बेसिकली कौन सी टर्म? सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी इज बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना एक सब्जेक्ट में होता है, जिस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जो है वो टर्म किसने दी है? इमैनुअल जोसेफ सीव्स ने। और सोशियोलॉजी जो है उसके फादर किसको बोला जाता है? अगस्त कॉम्टे को। इतना आपको समझ आ गया। तो सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी किसकी है? सोसाइटी की। तो बेसिकली हम सोसाइटी से ही स्टार्ट करेंगे। देखो 3 चीज़ें हैं पहले टॉपिक में, सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन। ये क्या होता है हमें देखना है। देखो सबसे पहली बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी एक लैटिन वर्ड से निकला। एग्जाम में पूछेगा सोसाइटी ग्रीक वर्ड से निकला? नहीं, सोसाइटी लैटिन वर्ड से निकला। किस वर्ड? वो लैटिन वर्ड क्या है जिसमें से सोसाइटी वर्ड निकला? वो लैटिन वर्ड है सोशस। क्या नाम है उस वर्ड का? सोशस। सोशस का मीनिंग क्या होता है? कंपेनियनशिप। क्या एग्जाम में आएगा? द वर्ड सोसाइटी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड सोशस विच मीन्स। तो आपने किस पे क्लिक करना है? कंपेनियनशिप में मार्क करना है कंपेनियनशिप। ठीक है, कंपेनियनशिप बोलो, फ्रेंडशिप बोलो, सोशियबिलिटी बोलो, ये सेम थिंग है। देखो सोसाइटी जो है वो लैटिन वर्ड सोशल से निकला है जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब भाईचारा, फ्रेंडशिप, सोशबिलिटी की तरह सोसाइटी में रहना। जैसे हम लोग हैं सोसाइटी में रहते हैं विद कोऑपरेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? सोसाइटी में। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या सोसाइटी में सिर्फ कोऑपरेशन होता है? क्या सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट नहीं होता है? तो ये साइड में गलत है। सोसाइटी जो है उसमें कोऑपरेशन भी होता है और कन्फ्लिक्ट भी होता है। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आप अपने एरिया में रहते हो, क्या हमेशा वहाँ पर कोऑपरेशन की बातें होती हैं? क्या वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? दोनों चीज़ें होती हैं। तो सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होता है और कन्फ्लिक्ट भी होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देखो अब आपको ना मैं एक तरह से ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले आप मेन डिफरेंस समझ लोगे ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो सबसे छोटी चीज़ होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन से बड़ी होती है कम्युनिटी और कम्युनिटी से बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है सोसाइटी। तो ये बेसिकली आ गई हमारी सोसाइटी, उसके अंदर हमारी आ जाती है कम्युनिटी और उसके अंदर आ जाती है हमारी एसोसिएशन। कम्युनिटी के अंदर क्या आ जाती है? हमारी एसोसिएशन। एसोसिएशन पता है क्या होता है? एसोसिएशन सब मतलब होता है सिंपली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं फॉर अ पर्पज। किसी पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं किसी पर्पस को अचीव करने के, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल कोई पढ़ाने के पर्पस के लिए कोई एक कंपनी खोलता है, दैट इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन। उसमें ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलते हैं तो वो एसोसिएशन बन जाता है। तो एसोसिएशन इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो इंटरेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, ये इनस्टेबल होती है। वर्ड आएगा इसके लिए इनस्टेबल। क्यों इनस्टेबल होती है? क्योंकि जब पर्पस पूरा हो गया ये तो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन में नहीं रहेंगी। तो एसोसिएशन आर इनस्टेबल, ये आपने याद रखना। उससे ऊपर आ जाती है हमारी कम्युनिटी। क्या आ जाती है? कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज क्या होती हैं? देखो कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है जिनमें कॉपरेशन होता है, बहुत ज्यादा कॉपरेशन। फॉर एग्जांपल ट्राइबल कम्युनिटीज, जो ट्राइब्स होती हैं, जो कम्युनिटीज होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक ट्राइब है, गुर्जर ट्राइब है या बकरवाल ट्राइब है,
उन लोगों में आपने देखा होगा उस टाइप के लोगों, वो एक कम्युनिटी है, तो एक कम्युनिटी में उन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन होता है। तो जो कम्युनिटी लेवल पे बातें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉपरेशन की होती है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट इतना नहीं होता, तो कन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है कम्युनिटी लेवल में। उसके बाद हमारी कम्युनिटीज आर स्टेबल, तो ये लॉन्ग रन में चलती है, तो दीज आर स्टेबल। तो एसोसिएशन आर इनस्टेबल, कम्युनिटी आर स्टेबल, ये आपने। उसके ऊपर आ जाती है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग आपस में मिलकर रहते हैं, दैट इज नोन एज सोसाइटी। तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, ईसाई, सारे मिलकर अगर रहेंगे, वो बनाएंगे एक सोसाइटी। अब सोसाइटी में कोऑपरेशन भी होगा और कई बार कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो बेसिकली जो हमारी सोसाइटी होती है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, और इसमें कोऑपरेशन भी होती है और एक कन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट देगा, मैन इज द सोशल एनिमल, ये किसने बोला है? तो आपने मार्क करना है अरिस्टोटल पे। किसको मार्क करना है? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने ये कहा था कि मैन एक सोशल एनिमल है, मैन सोसाइटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और ये आप सब भी समझते हो कि सोसाइटी के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इतना आपने याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल जो चीज़ें थी सोसाइटी के बारे में, ये मैंने आपको बता दी। अब देखो कुछ थ्योरीज हैं यहाँ पर सोसाइटी में। सबसे पहले कुछ थ्योरीज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं यहाँ पर। जस्ट इतना याद रखना है कौन सी थ्योरी है, किसने दिया, उसने उस थ्योरी में क्या कहा है। सबसे पहली थ्योरी में आपको एक बताता हूँ, थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी। तो आपको अगर पूछे सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी किसने दी है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। कौन सी, किसने दी है? सबसे पहले याद रखना, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। कुछ सोसाइटी रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। किसने दी है? हर्बर्ट स्पेंसर। इसको बोलते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी भी, सोशल एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं, सोशल एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। देखो बेसिकली आपने बायो में पढ़ा होगा ना एवोल्यूशनरी थ्योरी, जो डार्विन ने दी थी। डार्विन ने बोला था कि एक सेल होता है जो हमारे किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल यूनिट, क्या हमारी बॉडी का सेल, उसके बाद क्या बनते हैं टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी दी थी, जिसको सोशल एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला था कि सोसाइटी का फंडामेंटल यूनिट क्या है? इंडिविजुअल। जैसे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट सेल होता है, इसी तरह जो सोसाइटी है उसका फंडामेंटल यूनिट क्या है? इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के आपस में इंटरेक्शन की वजह से क्या बनती है? सोसाइटी। और सोसाइटी जो है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। पहले सिंपल सोसाइटी हुई होगी जिसमें इतना कॉपरेशन कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे सोसाइटीज़ क्या होती जाती हैं? कम्प्लेक्स होती जाती हैं। तो सोसाइटीज़ जो है वो इवॉल्व करती हैं फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, इसीलिए इसको एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। तो ये याद रखना, सोशल डार्विनिज्म या सोशल एवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इतना आपको समझ आ गया, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये बेसिकली बताती है कि ओरिजिन कैसे हुआ होगा सोसाइटी का। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये आपने याद, इसमें 3 नाम याद रखने हैं आपने। किन 3 पर्सन्स हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ एसोसिएटेड हैं? एक है थॉमस हॉब्स। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर आपने सुपरवाइजर के लेक्चर्स देखे होंगे जो हमने पढ़ाए, बट आपको एक रिवाइज करवाया। जॉन लॉक और तीसरा रोशो, ठीक है, रोशो। ये 3 जो पर्सन्स हैं, इन 3 पर्सन्स ने कौन है? एक थॉमस होब्स, जॉन लॉकी और रोशो, ये 3 पर्सन हैं। इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। इसमें क्या है बेसिकली होता क्या है कि हमारे नेचर में हर चीज़, नेचर हमारे लिए अच्छा तो नहीं करता है, नेचर में क्रूअल्टीज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार लाइटनिंग हो रही है, बारिशें हो रही हैं, कई बार ड्रॉट पड़ रहा है, तो दीज आर द नेचर क्रूअल्टी। इस नेचर की क्रूअल्टी की वजह से क्या होता है? लोग जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या बन जाती है? सोसाइटी बन जाती है। ये बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है। तो इतना आपने जस्ट याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखना है, एक थ्योरी है क्लास स्ट्रगल की, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है। क्लास क्या होती है, क्लास स्ट्रगल क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, बस इतना याद कर लो। एक क्लास स्ट्रगल की थ्योरी है, ये किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लास स्ट्रगल की थ्योरी किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। इसके मुताबिक यहीं से कम्युनलिज्म का कंसेप्ट आया। इसके मुताबिक ये होता है कि हमारी जो सोसाइटी है बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होती है वर्किंग क्लास जो काम करती है, एक होती है वर्किंग। कार्ल मार्क्स कहता था हमारी सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है वर्किंग क्लास जो काम करती है, एक है कैपिटलिस्ट जो उनसे काम करवाते हैं और उनको फ़ायदा नहीं देते, मतलब उनको सैलरी वेजेस नहीं देते। जो वर्किंग क्लास है उसको इसने बोला था प्रोलिटरेट, वर्किंग क्लास को क्या बोला था? प्रोलिटरेट। और जो हमारी कैपिटलिस्ट वाली थी उसको बोलता बॉर्गियस, ठीक है, बॉर्गियस बोला था, ठीक है। तो ये आपने याद है। क्लास स्ट्रगल थ्योरी किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है वर्किंग क्लास में और कैपिटलिस्ट में। वर्किंग क्लास जो है काम करते हैं बट उनको वेजेस नहीं मिलते, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो सोसाइटी के रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज थ्योरी ऑफ जेमनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट। जीमनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट की थ्योरी, ठीक है, थ्योरी ऑफ जीमनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट। ये 2 कंसेप्ट आते हैं कहाँ पर? सोसाइटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा इसके बारे में। जेसलशैफ्ट, तो ये पहली बात तो ये दी किसने दी है? तो फर्डिनेंड टॉर्निस ने। किसने दी है?
फर्डिनेंड टॉनिस, ये आपने याद रखना सबसे पहले नाम। इस थ्योरी के साथ कौन एसोसिएटेड है? जेमनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट की थ्योरी के साथ फर्डिनेंड टॉनिस। ठीक है, जेमनशाफ्ट का मतलब होता है, देखो जेमनशाफ्ट उस सोसाइटी की बात की जाती है, ऐसी सोसाइटी जहां पर टुगेदरनेस वाली फीलिंग हो, जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, उस सोसाइटी को बोला जाता है जेमनशाफ्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कम्युनिटी है तो कम्युनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेमनशाफ्ट सोसाइटी, मतलब वहां पर क्या होता है, लोग आपस में, कम्युनिटी में लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई फॉर्मल लॉज नहीं होते, यहाँ पर इनफॉर्मल लॉज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी विलेज कम्युनिटी आ गई तो विलेज में लोग जो है आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मिलजुल के रहते हैं और इनफॉर्मली रहते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेमनशाफ्ट सोसाइटी। ठीक है, एक होती है जेसलशाफ्ट सोसाइटी। बेसिकली ये एक तरह की अर्बन सोसाइटी होती है। अर्बन सोसाइटी में आपने देखा होगा ना, अर्बन सोसाइटी में एक परिवार को दूसरे परिवार से कोई लेनी देनी नहीं है, अपने मोहल्ले में दूसरी फैमिली को कोई आता पता नहीं है, कौन रह रहा है कोई नहीं है, तो वो सोसाइटी आ जाती है जेसलशाफ्ट सोसाइटी, जहाँ पर इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट मतलब अपना देखा जाता है, जहाँ पर फॉर्मल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसी सोसाइटी को क्या बोलते हैं? जेसलशाफ्ट सोसाइटी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, तो जो हमने देख ली। इसके बाद अब देखो, हमने एक तो देख लिया, अच्छे से देख लिया हमने, सोसाइटी के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब हम कम्युनिटी के बारे में अच्छे से समझते हैं, बेसिकली कम्युनिटी है क्या। तो देखो, ऐसे तो मैंने आपको बता दिया, एसोसिएशन जो होती है वो जब भी कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलते हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, इनस्टेबल होती है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। कम्युनिटी में क्या होता है, एक वी फीलिंग होती है, टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है। तो जो कम्युनिटी जो वर्ड है ना, सबसे पहली बात वो एग्जाम में पूछेगा किस वर्ड से निकला है, तो वर्ड से निकला है कॉम प्लस मिनीस, कॉम प्लस मिनीस। ठीक है, दो वर्ड से निकला है कॉम प्लस मिनीस, ये भी लेटिन वर्ड है। कौन से वर्ड है? लेटिन वर्ड। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, और मिनीस का मतलब होता है सर्व। तो जब हम आपस में मिलकर टुगेदर होकर किसी पर्पस को सर्व करते हैं, दैट इज नोन एज कम्युनिटी। मतलब एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग होती है कम्युनिटी में, एक वी फीलिंग होती है, एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में बेसिकली कम्युनिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो वी फीलिंग होना ज़रूरी है, और दूसरा बोला जाता है, जो पुरानी डेफिनेशन थी कम्युनिटी की, उसमें बोला जाता था कम्युनिटी में एक वी फीलिंग होना इस वन की, एंड सेकंड चीज़ बोली जाती थी कि एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए जिस टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो वो कम्युनिटी बनता है। बट आज के टाइम में ये डेफिनेट टेरिटरी वाली चीज़ जो है कई जगहों पे फेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम कम्युनिटी है, फेसबुक कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हैं, तो वही दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप कम्युनिटी। उनमें भी तो टुगेदरनेस वाली फीलिंग, क्या उनकी कोई डेफिनेट टेरिटरी है? नहीं है, मतलब हम उसकी कोई फिजिकल टेरिटरी नहीं बता सकते। तो ऐसी कम्युनिटीज़ भी होती हैं जिनमें फिजिकल जो है वो अपीयरेंस नहीं है, वो वर्चुअली प्रेजेंट है, तो ये भी याद रखना। तो बेसिकली अगर हम सिंपल बात करें तो कम्युनिटी में वी फीलिंग होना भी ज़रूरी है और उनकी डेफिनेट टेरिटरी, बट अगर डेफिनेट टेरिटरी नहीं भी है तो भी हम उनको कम्युनिटी मानते हैं। फॉर एग्जांपल वर्चुअल कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी हो गया। फॉर एग्जांपल आप क्या हो, आप मेरे लिए मेरी यूट्यूब कम्युनिटी हो, ठीक है, यूट्यूब कम्युनिटी हो, यूट्यूब के थ्रू मेरे से जुड़े हो। क्या मैं जानता हूँ कहाँ से पढ़ रहे हो आप, कहाँ पर, क्या आपकी कोई डेफिनेट फिजिकल टेरिटरी है मेरे साथ? नहीं है, बट आप वर्चुअली मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी, वी हैव टुगेदरनेस फीलिंग, तो ये भी एक कम्युनिटी हुई। तो ये चीज़ आपने समझनी है। एक फिजिकल कम्युनिटी होती है जहाँ पर डेफिनेट टेरिटरी भी होती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इतना कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कुछ वॉलंटरी कम्युनिटी भी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपस में लोग अपनी चॉइस होती है, चॉइस के साथ ज्वाइन करते हैं, बट कुछ इनवॉलेंट्री होती है। आप एक कम्युनिटी में बर्थ ले गए तो आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी में आपका बर्थ हुआ तो आप शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पार्ट हो गए। तो कुछ जो होती है मेनली ये परमानेंट इन नेचर ही होती है, मतलब इनवॉलेंट्री ज़्यादा यहाँ पर एस्पेक्ट होता है, और कुछ केसेस में वॉलंटरी भी होता है। वॉलंटरी एज वेल इनवॉलंटरी दोनों ही कम्युनिटी में पॉइंट होता है। ठीक है, समझ आ गया कम्युनिटी क्या होता है। देखो अब एसोसिएशन क्या होती है, एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में मैंने आपको बोला ना, एसोसिएशन में लोग आपस में मिलते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करने के लिए। इसका मतलब वो जो पर्पस है उनका टेम्परेरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक सपोज करो एक एसोसिएशन बनाई, जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए किसी ने एक एसोसिएशन बनाई, उनका काम था कि लड़कियों का सुपरवाइजर का एग्जाम निकल जाए। तो जब एग्जाम हो गया उसके बाद वो कम्युनिटी खत्म होगी। बट कुछ परमानेंट कम्युनिटीज़ भी होती हैं, परमानेंट एसोसिएशंस भी होती हैं जो जिनका ये सिर्फ एजेंडा एक चीज़ नहीं होता, आगे बढ़ के चीज़ें में। तो मतलब हमारी एसोसिएशन टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। अगर हम कम्युनिटी के साथ, देखो मैं कम्युनिटी के साथ कंपैरिजन करके आपको बताता हूँ, ठीक है, कम्युनिटी के साथ तो जो हमारी एसोसिएशंस होती हैं वो टेम्परेरी भी हो सकती हैं और एसोसिएशन जो है वो परमानेंट भी हो सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। बट कम्युनिटी परमानेंट ही होती है, कम्युनिटी परमानेंट ही होती है। एसोसिएशन, अगर कोई एसोसिएशन अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, नो लीगल एक्शन इज देयर इन केस ऑफ कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी जो है वो इनफॉर्मल लॉज पे काम कर रही है। जब फॉर्मल रिटन लॉज ही नहीं है तो बेसिकली आप उस पर क्या एक्शन लोगे? तो कम्युनिटी के केस में लीगल एक्शन नहीं होता, यहाँ पे इनफॉर्मल लॉज होते हैं। जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर वी फीलिंग होती है, ये चीज़ याद रखना।
और बेसिकली जो हमारी एसोसिएशन होती हैं वो मेनली वॉलेंट्री होती हैं, बट कम्युनिटी वॉलेंट्री भी हो सकती है, इनवॉलेंट्री भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप किसी कम्युनिटी में जन्म ले रहे हो तो आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हो, इसमें आपकी चॉइस नहीं है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कुछ आपको एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने देखा कि बेसिकली क्या है, तीन चीज़ें हैं, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, एसोसिएशन है। एसोसिएशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलती है, एसोसिएशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलती है, बट कम्युनिटी में क्या होता है, वी फीलिंग भी होती है, मतलब एक काम तक मिलना और काम के बाद जानना पहचानना ही नहीं वो एसोसिएशन, मिल के आपस में रहना और लाइफ टाइम एक दूसरे की हेल्प करते रहना कम्युनिटी। सोसाइटी में जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर रहेंगे वहाँ पर कोऑपरेशन तो होता ही है, बट वहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, और कोऑपरेशन पर कन्फ्लिक्ट वाली स्टेट को हम सोसाइटी बोलते हैं। उसके बाद अगस्त कॉम्टे क्या थे, सोशियोलॉजी को किसने दिया, ये चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। अब सोसाइटी को देखने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, तो कई बार पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी भी एग्जाम में आता है, तो सोसाइटी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, जिसमें सबसे पहला एक पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ, दैट इज फंक्शनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है, अगर आपको एग्जाम में पूछे फंक्शनल पर्सपेक्टिव में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव के लिए आपने तीन नाम याद रखने हैं। एक रॉबर्ट मर्टन, एक पहला नाम है रॉबर्ट मर्टन, सेकंड इज हर्बर्ट स्पेंसर, दो नाम हो गया आपके पास, और तीसरा नाम हो गया इमाइल डरखाइम, ये तो है ही फंक्शनलिस्ट थे, इमाइल डरखाइम, ये तीनों ही क्या है, ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव का बेसिकली इस थ्योरी के साथ एसोसिएटेड थे, जो सोसाइटी को फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देखते थे। मतलब इनका मानना था कि सोसाइटी एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन, तो बेसिकली इनकी की टर्मिनोलॉजी थी स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन। इसके अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, इसके अंदर जो रॉबर्ट मर्टन है ना, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, इन्होंने बोला था कि बेसिकली जो है इनके मुताबिक जो सोसाइटी के फंक्शन है वो दो तरह के फंक्शन है। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, रॉबर्ट मर्टन ने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर ये चीज़ बोली थी कि जो सोसाइटी के हैं वो दो मेन फंक्शन है, कुछ होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन, और कुछ होते हैं लेटेंट फंक्शन को हिडन फंक्शन भी कहते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब जो हम दिखा रहे हैं कि हम ये फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मैनिफेस्ट फंक्शन, जो रिकॉग्नाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। लेटेंट फंक्शन होता है उसके पीछे का हिडन एजेंडा। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं बहुत बड़े बड़े, उनका मैनिफेस्ट फंक्शन दिखाने का क्या है, वो टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो सोसाइटी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स पैदा करें, उनका ये फंक्शन है। बट उनका लेटेंट हिडन फंक्शन पता क्या है, वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस। तो बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मेन पर्पस मैनिफेस्ट दिखाने वाला ये है कि वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स क्रिएट करें, बट अगर उनके पीछे लेटेंट फंक्शन उनका कई बार क्या होता है कि वो इससे बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज़ें देखते हैं, बोलते हैं एजुकेशन में बहुत प्रॉफिट है, तो इस तरह से भी चीज़ें चलती हैं कई बार। तो आपको मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन दो तरह के फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर बताए थे किसने, रॉबर्ट मर्टन ने, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है, लेटेंट फंक्शन। देखो मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, आई नो आप वीडियो एक तो आपको आता है इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं भी आता है रिवाइंड करके देख लेना, बट कईयों को बहुत आता है, जिनको अच्छे से आता है वो 1.5x करके भी वीडियो देख सकते हो, बट देख लेना क्योंकि कुछ ऐसा पॉइंट आ जाएगा इस लेक्चर में जो आपने नहीं पढ़ा होगा, जो एग्जाम के रेलिवेंट है, क्योंकि इस टाइम में कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को देखने का, एक तो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जो मैंने आपको क्लास स्ट्रगल थ्योरी पढ़ाई ना, वो भी एक पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को देखने का। ये बेसिकली बताता है, जैसे वो बताता था फंक्शनल पर्सपेक्टिव कि सोसाइटी जो है स्टेबिलिटी पे चलती है, कोऑपरेशन पे चलती है, ये बोलता है सोसाइटी में अनस्टेबिलिटी है, ये देखता ही अनस्टेबिलिटी मतलब नेगेटिव वे में देखता है। जैसे कार्ल मार्क्स, इसके साथ कौन एसोसिएटेड है, कार्ल मार्क्स हो गया, मैक्स वेबर हो गया, ये नाम आपने याद रखना, कार्ल मार्क्स हो गया, मैक्स वेबर हो गया, ये दोनों किसके साथ एसोसिएटेड है, कन्फ्लिक्ट के साथ एसोसिएटेड है, मतलब कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के साथ। क्लास है, ये बोलते हैं कि सोसाइटी में क्या है, जो है अनस्टेबिलिटी है। यहाँ पर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक जिसको मतलब एक जो है कैपिटलिस्ट है, एक वर्किंग क्लास है, और कैपिटलिस्ट वर्किंग क्लास को क्या करें, एक्सप्लॉइट करें और सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी, ठीक है। हमें कैपिटलिस्ट को रिमूव करना पड़ेगा सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने की, इनकी सोच है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, दैट इज इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि बेसिकली किस तरह से हम इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के साथ, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ स्पीच, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ जेस्चर। तो किस तरह से हम सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस पर्सपेक्टिव को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। इनके साथ कौन एसोसिएटेड है, आपने याद रखना है, जॉर्ज मीड और चार्ल्स कूली। देखो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है
कि इनमें से कौन से जो हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हैं जो एसोसिएट हैं किसके साथ, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ, तो इन दो का नाम याद रखोगे। इसी तरह कौन फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ एसोसिएट हैं, तो रॉबर्ट मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कheim। होते तो बहुत हैं बट ये इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपको सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ आपने क्या करना, देखो एक पार्ट में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, आपने सोसाइटी कम्युनिटी की इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो किस किसने दिए वो आपने देख लेने हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इसके साथ जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा आप क्या करना है, डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि जो हमने एमसीक्यू सेशन लिए थे उसके लास्ट में मैंने डेफिनेशन डाल के पीडीएफ शेयर करी है, तो उनको देख लेना, आपको पता चल जाए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। ये एक समझ आ गया आपको एक टॉपिक। सेकंड टॉपिक में मूव करते हैं। आपका सेकंड टॉपिक जो है पहले यूनिट में वो क्या कहता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसमें हमने पढ़ना है कास्ट क्या होती है, क्लास क्या होता है और किस तरह से सोसाइटी स्ट्रेटिफाई है इंडिया में, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल है या कोई ग्रुप है उसको हम रैंक कर देते हैं, मोर और लेस, मतलब ये ऊपर वाला रैंक है, ये नीचे वाला रैंक है। ऐसे जब हम सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं, हायरार्की बना देते हैं, उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये किसी भी बेसिस पे हो सकती है, कास्ट के बेसिस में भी हो सकती है, वर्ना के बेसिस में भी हो सकती है, ये क्लास के बेसिस में भी हो सकती है, पैसों के बेसिस में भी हो सकती है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं लेयर्स में, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब होता है स्ट्रेटा या लेयर में डिवाइड कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। पहली बात, वर्ड है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मतलब ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल मतलब हमने बनाया, हमने वर्नाज बनाया, हमने कास्ट सिस्टम, हमने क्लास सिस्टम बनाया, तो ये एक सोशल कंसेप्ट है। दूसरा, ये यूनिवर्सल है, ये नहीं सोचना ये सिर्फ इंडिया में है, ये वेस्ट में भी, ये ईस्ट में भी, ये हर तरफ है। अगर इंडिया में कास्ट और वर्ना सिस्टम चलता है तो वेस्ट में क्लास सिस्टम चलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिवर्सल है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। ये है कि फॉर्म अलग हो सकती है, जैसे इंडिया में कास्ट हो सकता है, यूएसए में रेसिज्म चलता है, तो वो भी एक तरह की स्ट्रेटिफिकेशन ही हुई, ठीक है। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलता है, वेदास उससे पहले भी उस टाइम से चलता आ रहा है, तो एंशिएंट टाइम से ये कंसेप्ट चलता आ रहा है, ठीक है। इसकी ये डाइवर्सिफाई है, मतलब इसका एक हम नहीं बोल सकते कि एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये डाइवर्सिफाइड फॉर्म है, डिफरेंट जो सोसाइटी है उनमें एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ भी आपको, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जैसे वर्ना सिस्टम की फॉर्म में, ग्रीक्स में, अगर फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट रोमन सोसाइटी जो है, ग्रीक सोसाइटी, उसमें एक फ्री मैन होते थे, एक स्लेव्स होते थे, तो इस तरह से भी चलता था। तो बेसिकली ये डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट तरह से चलता है। चार मेन तरह की स्ट्रेटिफिकेशन देखी गई है ह्यूमन सोसाइटी में। एक सबसे पहले आ गई स्लेवरी, ठीक है। स्लेवरी तो आपको पता है जिसमें एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी होती है, लोगों को काम करवाया जाता है, वेजेस वगैरह नहीं दी जाती। एक ई स्टेट फॉर्म हो जाती है जो कहाँ पर चलती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में यूरोप में चलती थी। यहाँ पर क्या होता है, एक तो पीजेंट थे और दूसरे कहाँ पे थे, लैंडेड जेंट्री जिनकी ज़मीनें थी, ठीक है, ज़मींदार काइंड ऑफ। तो ये ई स्टेट आ गए। ई स्टेट मतलब ज़मींदार और जो हमारे फॉर्मर्स वगैरह आ गए, ठीक है, वो उसमें आ जाए। स्लेवरी एक थी। तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कास्ट एंड क्लास। ये दोनों ही इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत डोमिनेट करता है, तो कास्ट एंड क्लास के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको मैं सबसे पहले कास्ट एक समझाऊंगा क्लास के कंपैरिजन के साथ, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन इसमें टेढ़ा मेढ़ा कंसेप्चुअल पूछेगा आप कर लोगे। देखो सबसे पहली बात, कास्ट जो है एक तरह का क्या कंसेप्ट है, एस्क्राइब्ड कंसेप्ट है। एस्क्राइब्ड होने का मतलब ये है कि कास्ट चेंज नहीं होती है, ये फिक्स है। आप किसी एक कास्ट में आपका जन्म हो जाता है, कोई भी कास्ट हो सकती है, उसमें अगर आपका जन्म हो जाता है तो आप उस कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। कास्ट चेंज नहीं होती है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हो जाए तब भी कास्ट चेंज नहीं होती है। जो क्लास है ना वो एस्क्राइब्ड नहीं है, ये एक नॉन एस्क्राइब्ड कंसेप्ट है। मतलब नॉन एस्क्राइब्ड होने का मतलब अचीवेबल है। अगर आप सपोज करो एक कास्ट में हो, एक क्लास में हो, जो क्लास जो है माना जाता है कि वो लोअर क्लास है सोसाइटी में, तो आप अपर क्लास में पहुंच सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती है तो आप अपर क्लास में पहुंच सकते हो, बट कास्ट आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तब भी आपकी कास्ट चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपने ये याद रखना। जो कास्ट सिस्टम होता है उसमें कोई भी वर्टिकल मोबिलिटी नहीं होती है, नो वर्टिकल मोबिलिटी। कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप एक कास्ट में हो ना, ये कास्ट अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं चार मेन कास्ट बेसिकली तो ये वर्नाज हैं, बट इधर से कास्ट भी बन गए आज के टाइम। ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्याज हैं, शूद्राज हैं, ये तो वर्नाज हैं। इन वर्नाज के अंदर जो ब्राह्मण की कास्ट हैं, जो क्षत्रियाज की कास्ट है, अब जो क्षत्रिय की कास्ट में बिलोंग करने वाला पर्सन है वो ब्राह्मण की कास्ट में
नहीं जा सकता। तो मतलब वर्टिकल मोबिलिटी यहाँ पर नहीं है, बट क्लास में वर्टिकल मोबिलिटी है। अगर आप मिडिल क्लास में हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंप्रूव होती है, तो आप हाई क्लास में चल जाओ, अपर क्लास में चल जाओगे, तो क्लास में जो है वर्टिकल मोबिलिटी होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा जो कास्ट है, कास्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है? कास्ट वर्ड एक स्पेनिश वर्ड से लिया गया है। कास्ट वर्ड कहाँ से लिया गया है? एक स्पेनिश वर्ड से लिया गया। स्पेनिश वर्ड क्या है? कास्टा। क्या वर्ड है? कास्टा। कास्टा का मतलब होता है, कास्टा बोलो या कास्ट बोलो, ठीक है, इस कास्टा का मतलब होता है बेसिकली ब्रीड या लीनेज। ठीक है, आप किस लीनेज से बिलोंग करते हो या किस रेस से बिलोंग करते हो, किस काइंड से बिलोंग करते हो, ये बेसिकली। तो कास्ट जो है एक स्पेनिश वर्ड से लिया गया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, कास्ट के क्या क्या फीचर्स हैं बता दिए। कास्ट एस्क्राइब्ड होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। कास्ट एक तरह का क्लोज सिस्टम है भाई, आप एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी भी नहीं कर सकते हो, ये क्लोज है, ओपन सिस्टम नहीं है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें आप एक से दूसरे में मैरिज कर सकते हो, यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एंडोगैमस मैरिजेज होती है। एंडोगैमस मतलब अपनी ही कास्ट में मैरिजेज होती हैं। अपनी कास्ट से बाहर मैरिज करोगे तो सोसाइटी में आपको क्या बाइकआउट फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब जो कास्ट होता है, कास्ट में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फूड हैबिट्स की भी। आप इस कास्ट से ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। देखो ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, बट मेरे को आपको पढ़ाना है सिर्फ। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को समझना। आपके सोशल रिलेशंस में भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी वगैरह परफॉर्म करते हैं, इसको टच नहीं करना, इसको परछाई नहीं पड़नी चाहिए, ये सारा कास्ट में आता है। अब कास्ट क्या आपस में कास्ट में भी अंदर डिवीजन है? तो बिल्कुल, कास्ट के अंदर भी डिवीजन होते हैं। दे आर सेगमेंटल डिवीजन इन कास्ट आल्सो। कास्ट के अंदर डिफरेंट सब कास्ट आ जाती हैं, उसके अंदर सब कास्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कुम्हार से, कुम्हार के अंदर फर्दर आ जाते हैं, लोहार से उनके अंदर फर्दर से आ जाती हैं। तो बेसिकली क्या है कि कास्ट के अंदर सब कास्ट भी एग्जिस्ट करती हैं, ये चीज़ आपने याद रखना है। कास्ट वर्क करती है प्योरिटी एंड पोल्यूशन पे। ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये क्लास में नहीं होंगी, ये कास्ट में ही है। कास्ट में प्योरिटी एंड पोल्यूशन। प्योरिटी मतलब फॉर एग्जांपल इससे पानी नहीं पीना, इसका राशन नहीं लेना, इससे पका हुआ खाना नहीं खाना, इससे कच्चा खाना खाना है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाली, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? कास्ट के साथ। इसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सारी भी प्योरिटी एंड जो पोल्यूशन का कंसेप्ट है ये भी कास्ट के फीचर्स में आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्योंकि कास्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ओरिजिन, कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो देयर इज़ नो सच पर्टिकुलर थ्योरी जो एक्सप्लेन कर दे कि ओरिजिन ऑफ कास्ट यहाँ से हुआ है। तो देयर आर डिफरेंट थ्योरी जो कहती हैं, कोई थ्योरी ऐसे कहती है कि कास्ट का ओरिजिन ऐसे हुआ, कोई ऐसे कहती है। तो सबसे पहली एक थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज़ रेशियल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। तो ये याद रखना। सबसे पहले तो आपको ये पूछेगा कि रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट किसने दी है? तो हर्बर्ट रिस्ले ने। इसमें हर्बर्ट रिस्ले का इंपॉर्टेंट नाम है। हर्बर्ट रिस्ले जो है उसने एक बुक लिखी थी अपनी, जिस बुक का नाम था द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिस्ले ने बुक लिखी है द पीपल ऑफ इंडिया। इस बुक में उसने इस रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट को एक्सप्लेन करा। इसमें ये बोला था बेसिकली कि रेस से, जो पहले रेस वाला फीचर आया था ना कि मतलब ये काला है ये गोरा है, मतलब उन्होंने बोला गया था कि जो लोग फेयर दिखते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट था, वो फेयर दिखते हैं, वो टाल होते हैं, तो जो फेयर टाल हैं उन्होंने बोला ये अपर कास्ट है, और जो बेसिकली डार्क दिखते हैं या जो शॉर्ट हैं, जो अफ्रीका वगैरह के लोग थे या एशिया वगैरह के, उनको इन्होंने क्या बोल दिया, ये बेसिकली क्या है, ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ये था रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट। एक था रिलीजियस ओरिजिन ऑफ कास्ट, मतलब ओरिजिन, कास्ट का ओरिजिन रिलीजन से हुआ। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा से हुआ। तो रिलीजियस ओरिजिन ऑफ कास्ट के साथ कौन एसोसिएटेड है? सिनार्ट एंड होकार्ड। इनके स्पेलिंग देख लेना यार, अब मैं जल्दी में बता रहा हूँ, मे भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। सिनार्ट एंड होकार्ड जो है ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ? रिलीजियस ओरिजिन ऑफ कास्ट। ये कहते हैं कि कास्ट का ओरिजिन जो है रिलीजन के साथ है। एक है ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट कहाँ से आई? आपकी ऑक्यूपेशन के बेसिस में, आप जो काम करते हो उसके बेसिस में आपकी जो है कास्ट है। फॉर एग्जांपल कोई अगर जो लोहे का काम करता है उसको लोहारा कास्ट बोलेगी। तो बेसिकली ये ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ कास्ट है। इसके साथ कौन एसोसिएटेड है? किसने दी है? नेस्फील्ड ने। किसने दी है? नेस्फील्ड ने। तो ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ कास्ट का कंसेप्ट अगर आपको पूछे तो एग्जाम में किसने दिया है? तो वो नेस्फील्ड ने दिया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है कास्ट के ओरिजिन की, दैट इज ट्रेडिशनल थ्योरी, मतलब जो पुरानी मानी आ रही थ्योरी है, इसको डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं। इसके मुताबिक क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है हिंदुइज्म में जो ब्रह्मा है ना, द फर्स्ट क्रिएचर ब्रह्मा, उनकी बॉडी से जो है ये डिफरेंट वर्नाज बने। फॉर एग्जांपल उनके माउथ से कौन बने? ब्राह्मण्स। ये याद कर लो कौन से बॉडी पार्ट से क्या बने, तो ये पूछा जा सकता है। उनके आर्म से बने कौन? राजपूत, जिनको क्षत्रियाज बोलते हैं, जो वॉरियर क्लास थी। थर्ड, उनकी जो थाइस हैं, थाइस से निकले वेश्याज जो बिजनेसमैन थे। और जो उनकी फीट जो है, फीट की बात करें पाँव से, उनको बोला जाता है शूद्राज जो है बेसिकली जो है, जो उनका काम था बाकी वर्नाज को सर्व करना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा ये वैदिक टाइम का है, ये बेसिकली ये कास्ट नहीं था, ये वर्ना सिस्टम था।
ये बेसिकली एक तरह की क्लास की तरह काम करता था। क्यों? क्योंकि अगर आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण का काम भी कर सकते हो, अगर आप में ब्राह्मण वाले गुण है, ये ऐसा मानते थे। कोई वैश्या है तो वो क्षत्रिय का काम भी कर सकता है, अगर उसके पास वो वॉरियर वाली स्किल्स हैं। बट धीरे 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 जब टाइम आता गया, बट लेटर वैदिक पीरियड आता गया, तो उसके बाद क्या होता गया, ये बेसिकली वर्ना किस में कन्वर्ट हो गया, कास्ट में। ऑल्दो हमारे वेदास में वर्ना सिस्टम था, ना कि कास्ट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक और थ्योरी आती है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली जो है ये जो कास्ट सिस्टम बना है, ये ब्राह्मण का ब्रेन चाइल्ड है, मतलब उनके क्लेवर माइंड की वजह से उन्होंने अपने आप को टॉप में रखा और बाकी को सबके अपने नीचे रखा। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है, ठीक है। एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है, वो ये कहती है कि पहले हमारी सोसाइटी कौन सी थी, क्लास बेस्ड सोसाइटी। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है, पहले हमारी क्लास बेस्ड सोसाइटी थी और धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ वो क्या पहुंच गई, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में। तो ये एक एवोल्यूशन बताती है, क्लास बेस से किस में पहुंच गए हम, कास्ट बेस में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कास्ट में आपको इतना ही याद रखना है, क्या क्या पढ़ा। कास्ट जो है एस्क्राइब्ड कंसेप्ट है, कास्ट में एंडोगैमी होती है, कास्ट में जो है वर्टिकल मोबिलिटी नहीं होती है, कास्ट में मतलब बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, ये हमने देखा। उसमें डिफरेंट ओरिजिन की हमने थ्योरीज देख ली कास्ट की, किस किस से, हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी हो या ट्रेडिशनल डिवाइन थ्योरी हो, पॉलिटिकल थ्योरी, ये सारी हमने देख लिया। ऑक्यूपेशन थ्योरी जैसे नेस्फील्ड की थी, ये हमने कास्ट के बारे में पढ़ा। अब कास्ट के बाद दूसरा कंसेप्ट आपके सिलेबस में जो मेंशन है, दैट इज क्लास। अब क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास क्या होता है बेसिकली, क्लास में मैंने आपको बोला क्लास उस ग्रुप की बात हो रही है। क्लास बेसिकली एक चीज़ समझो, ये थोड़ा इकोनॉमिक कंसेप्ट है, इसमें सोसाइटी का सोशल एस्पेक्ट इतना नहीं है, इकोनॉमी की बात हो, यहाँ पे वेल्थ की बात होती है। तो वेल्थ के बेसिस में जब हम मेनली सोसाइटी को डिवाइड करते हैं ना, वो बन जाती है क्लास। जैसे आपने सुना होगा लोअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, रिच क्लास है, मतलब फॉर एग्जांपल। तो बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमी मेन क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है, ये इतना एंशिएंट कंसेप्ट नहीं है, जो ज़्यादा आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्लास वाला कंसेप्ट चलता है, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह इंडिया में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट नेशंस में एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। बट ये ओपन सिस्टम है, कास्ट जैसे क्लोज सिस्टम था, ये ओपन है, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में इजीली मूव कर सकते हो, यहाँ पे वर्टिकल मोबिलिटी है। ये अचीव्ड स्टेटस है, वो अस्क्राइब्ड स्टेटस था ना, ये अचीव्ड है, मतलब आप कोई भी क्लास अचीव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, ये आपने याद रखें, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, ये किसने बोला था, अरिस्टोटल ने। एक बंदा है हमारे पास, कौन, कार्ल मार्क्स, ये क्लास सोसाइटी के रिलेटेड ही बताया था इन्होंने, कैपिटलिस्ट वगैरह। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि जो मैन है ना, मैन एक क्लास एनिमल है। क्या एनिमल है, क्लास एनिमल है। तो ये किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने, ये भी याद कर लेना, ठीक है, भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछे जाती हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक और यहाँ पर क्लास की भी कुछ थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक होती है फेमिनिस्ट थ्योरी, ठीक है। फेमिनिस्ट थ्योरी मतलब जहाँ पर फीमेल जो है अपने आप को सुपीरियर बताती हैं। तो फेमिनिस्ट थ्योरी के मुताबिक जो होती है, यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेंडर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक आ जाएगी हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होगी जहाँ पर मेल की डोमिनेंस होगी, ठीक है। हमारी इंडियन सोसाइटी है मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी देखी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, मेल डोमिनेट करता है, मेल हेड डोमिनेट करता है। एक होंगी मैट्रियार्कल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल मतलब मैट्री मतलब मदर, तो बेसिकली फीमेल यहाँ पर डोमिनेंस देखी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, मैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद वेबर ने एक थ्योरी दी थी, बेसिकली वेबर और कार्ल मार्क्स, मैंने आपको दोनों नाम बताए थे, जब भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात होगी तो ये दो नाम आपने याद रखने हैं। तो पहले तो एक आगे हमने कार्ल मार्क्स, उनके बारे में हमने देख लिया है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने बोला था कि एक हमारे पास वर्किंग क्लास है और उसके ऊपर जो है कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं। तो वेबर ने इन्हीं के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा, जिसको हम बोलते हैं वेबर्स थ्योरी। इनके मुताबिक क्या था कि जो क्लास है, स्टेटस है और पावर है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब है, अगर आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा, आपके पास पैसा होगा, पावर होगी, तभी स्टेटस बढ़ेगा और आपकी क्लास भी बढ़ेगी। तो बेसिकली इन्होंने इंटरकनेक्ट कर दिया ये तीनों चीज़ें की। इन्होंने ये बोला कि ये तीनों चीज़ें आपस में अलग नहीं हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर हमारी जो क्लास है, चाहे वो स्टेटस है या पावर है, एक भी चीज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्लास का कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने लेवल पे आपने कास्ट और क्लास की डिफरेंट डेफिनेशन जो है वो देख लेने, क्योंकि एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। तो ये आपने अपने लेवल पे काम करना है, क्योंकि डेफिनेशन में यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाया, तो आपने क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो देख लेनी है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सारी जो हम कवर करें। सबसे पहले हमने देखा हमारी सोसाइटी, एसोसिएशन, कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। कम्युनिटी को कैसे वेरी करती है एसोसिएशन से, एसोसिएशन कैसे वेरी करती है, सोसाइटी क्या है,
हमारी सोशियोलॉजी क्या है, वो किसने दिए हैं कंसेप्ट, ये एग्जाम में चीज़ें, ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछता है। फिर हमने देखा बेसिकली हमारा कंसेप्ट जो था, सोसाइटी कैसे स्ट्रेटिफाइड हुई है, कैसे लेयर्स में डिवाइड हुई है, क्या है कास्ट, क्या है क्लास, इंडिया में कैसे ओरिजिन हुआ कास्ट सिस्टम का, क्या डिफरेंट ओरिजिन की थ्योरीज जो दी गई हैं, ये सब हमने कवर कर ली। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेता हूँ मैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं वापस। देखो ये चीज़ें एक बार ये देखने के बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आपने लेक्चर देखा, इसके बाद अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो तैयारी अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको मेरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये लेक्चर देखने के बाद डेफिनेशन देखने की ज़रूरत है, तो भाई है, इतना बिलीव होना चाहिए। अगर बोल दिया तो बोल दिया, वो करना है, वो डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने स्पेशलाइजेशन का जो हमारा सेक्शनल टेस्ट था वो लिया हुआ था, अगर लिया हुआ था, पहले सुनना, तो उसमें इस चैप्टर के जो मॉक पड़ा हुआ है वो लगा दो। ठीक है, इतना कर लो। या अगर आपने नहीं लिया तो जो मैंने एमसीक्यू सेशन, जो मैंने स्पेशलाइजेशन पढ़ाई है वो एमसीक्यूज के थ्रू ही पढ़ाई है ये चैप्टर, उसके एमसीक्यू लगा लो। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहे हो। दूसरा, आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस इतना करना। आप ज़्यादा, अगर किसी ने नहीं लिया तो आप लेने की जरूरत नहीं यार, वो एमसीक्यूज लगा लेना, अब मॉक वॉक मत लेना। अगर अभी तक आपने सिर्फ एक फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है तो OMR बेस्ड कहीं का भी पढ़ा हुआ है तो कहीं भी OMR शीट भर दो, 120 क्वेश्चन लगा दो, OMR शीट भरनी आनी चाहिए, बस इतने के लिए मॉक देना आपने। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन। देखो सोसाइटी में डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, फोकवेज हैं, मोर्स हैं, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो सिंपल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, ये बेसिकली जो फोकवेज है ना और ये मोर्स जो है ना, ये बेसिकली नॉर्म्स के अंदर ही आते हैं। फोकवेज जो है ये एक मतलब समझ आते हो सॉफ्ट नॉर्म्स है। मतलब नॉर्म्स क्या होता है, नॉर्म्स होता है कुछ ऐसे बिहेवियर जो आपको सोसाइटी में दिखाने हैं, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर आपको सोसाइटी आपके ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर जो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ऐसा बिहेवियर शो करो, वो नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ होते हैं आपकी इंडिविजुअल बिलीफ। वैल्यूज़ आपको ये सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। वैल्यूज़ जनरल कंसेप्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकते हैं, तुम्हारी वैल्यूज़ अलग मेरी वैल्यू अलग, बट नॉर्म जो है एक सोसाइटी में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। देखो एक ऐसी सोसाइटी है जो ऐसा समझती है कि लड़की को सलवार कमीज़ पहननी चाहिए, तो ये एक बेसिकली उस सोसाइटी का नॉर्म है। ठीक है, बट वैल्यू की बात करें वो इंडिविजुअल बिलीफ है, वो तो अलग हो सकता है ना यार। अगर मेरे को नहीं है, मतलब किसी को नहीं है सलवार कमीज़ पहनना तो वो नहीं पहने, वो दूसरा ड्रेस भी पहन सकता है, वो पैंट शर्ट भी पहन सकता है। तो वैल्यूज़ जो हैं वो इंडिविजुअल बिलीव्स में आ जाते हैं, वो वैरी कर सकते हैं। बट नॉर्म्स होता है कि सोसाइटी जो लोगों से एक्सपेक्ट करती है किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए। तो फोकवेज वो होते हैं कि सॉफ्ट, अगर आप सपोज करो किसी ने साड़ी नहीं पहनी है, किसी सोसाइटी में किसी लड़की ने साड़ी नहीं पहनी है, सलवार कमीज़ पहनी, तो वो एक फोक वे या नहीं पहनी है साड़ी का वो हो गया, तो इतना इशू नहीं आएगा। क्या उस लड़की को सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे उसने जीन की पैंट पहनी है, नहीं होगा ऐसा। तो ये एक फोक वे में आता है। मोर्स होता है स्ट्रिक्ट, मोर स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ नॉर्म होती है, मतलब ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है आप फॉलो करोगे। फॉर एग्जांपल आप अपनी कास्ट के बाद शादी कर लेते हो तो आप फिर वो जो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, मेरी सोसाइटी आपको बाइकआउट कर देगी। तो बेसिकली कहने का मतलब मोर्स जो है वो स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ नॉर्म्स होता है। नॉर्म्स क्या होता है, एक ध्यान से, नॉर्म्स क्या होता है, एक ग्रुप शेयर स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं जो आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, एक नॉर्म्स के लिए बोला जाता है नॉर्म्स आर द ब्लूप्रिंट फॉर बिहेवियर, मतलब आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार, एक सोसाइटी में आप रहते हो ना, हर एक सोसाइटी का ब्लूप्रिंट तैयार है। फॉर एग्जांपल इस ब्लूप्रिंट में यही है, सोसाइटी में आपकी सोसाइटी में आपको पता चल जाता है यार रह के ये ब्लूप्रिंट है, मतलब मैं यही करूँगा तो ये ठीक मुझे समझेंगे, ये करूँगा तो गलत समझेंगे। तो वो ब्लूप्रिंट जो है ना सोसाइटी का, किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी। आप अगर सोसाइटी में गालियाँ निकालोगे तो मतलब कोई सोसाइटी उन गालियों को एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें गालियाँ भी कॉमन है, ठीक है, तो बेसिकली वो भी सोसाइटी वेरी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्म जो होते हैं वो एक तरह का ब्लूप्रिंट है बिहेवियर का, कि किस तरह से आपने बिहेवियर शो करना है सोसाइटी में। ठीक है, और कोई भी सोशल ग्रुप या कोई भी सोसाइटी जो है बिना नॉर्म्स के एग्जिस्ट नहीं होती, क्योंकि नॉर्म्स ही हम पे थोड़ा कंट्रोल लाते हैं। ऑल दो सारे नॉर्म्स सही नहीं होते हैं यार, बट कंट्रोल लाने के लिए अगर बोलें तो नॉर्म्स आर गुड। तो इसलिए कोई भी सोसाइटी या कोई भी सोशल ग्रुप जो है नॉर्म्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी कि नॉर्म्स के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। ठीक है, नॉर्म्स ग्रुप शेयर्ड बिहेवियर होते हैं, मतलब ग्रुप शेयर्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल का अपना नहीं चलता है, ये पूरा ग्रुप जो एक्सपेक्ट करता है किसी से
वो बात है, ठीक है, जो आप एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो नॉर्म्स को ग्रुप्ड शेयर एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं, इसलिए ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो काउंटलेस नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी में। नॉर्म्स भी यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर एक सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स हैं। ये नहीं है, देखो अगर इस सोसाइटी में किसी चीज़ को गलत माना जाता है तो मे भी किसी और सोसाइटी में वो सही माना जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि किसी और सोसाइटी में नॉर्म्स नहीं है, उनकी सोसाइटी में भी कोई नॉर्म्स होंगे। तो नॉर्म्स एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। अब ज़रूरी है कि सारे नॉर्म्स आप मानते हो, क्या आप अपनी सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं उनको मानते हो? नहीं मानते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सारे नॉर्म्स को मानेंगे, याद रखना। और नॉर्म्स के लिए जो सैंक्शंस है वो भी वैरी करते हैं। अगर एक छोटा मोटा नॉर्म आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा बड़ा नहीं फॉलो कर रहे हो तो मे बी आपको बाइकआउट फेस करना पड़े। तो सैंक्शंस भी वैरी टू वैरी करते हैं, ये चीज़ भी आपने याद है। इंपॉर्टेंट यही चीज़ें थी जो नॉर्म्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्मलेस सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नॉर्म्स का फ़ायदा यही है कि नॉर्म्स के थ्रू थोड़ा सोशल कंट्रोल रहता है और सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन रहता है, और सर्वाइवल में भी ये हेल्प करते हैं। तो इतना आपको नॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। देखो एज सच जितना ईजी और जितना शॉर्ट हो सकता है मैं आपको अभी रिवाइज करवाऊँ। तो नॉर्म्स में आपने जस्ट इतना याद रखना है, नॉर्म्स क्या है? ग्रुप्ड शेयर्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब जो आपकी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप किस तरह से बिहेवियर शो करो, दैट आर नॉर्म। आप करो ना करो बात अलग है, अकॉर्डिंग टू डैट आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप पे सैंक्शन थोड़े बहुत लगेंगे, ठीक है। एक नॉर्म्स के अगेंस्ट एक चीज़ अपोजिट चीज़ होती है एनोमी। नॉर्म्स के अपोजिट आ गया एनोमी। एनोमी का मतलब होता है उस सोसाइटी या इंडिविजुअल की बात हो रही है जो नॉर्मलेसनेस हो, मतलब जहाँ पे नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये टर्म दी थी इमाइल डरखाइम ने, उसकी एक बुक थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें उसने दी थी कि एनोमी एक टर्म दी थी, मतलब एनोमी नॉर्म का उल्टा। नॉर्म्स वाली सोसाइटी आ गई, सोशल नॉर्म्स उसका एक बेसिकली क्या इंस्टीट्यूशन है, बट एक सोसाइटी ऐसे भी आ सकती है जिसमें नॉर्म्स ही एग्जिस्ट ना करे, तो वो होगी नॉर्मलेस सोसाइटी। उसके लिए एक टर्म यूज़ करी थी क्या? एनोमी, ठीक है। ऑल्दो नॉर्म्स के बिना सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये पॉइंट भी आपने याद रखना। क्लियर है? नॉर्म समझ आ गया। अब चलते हैं सोशल वैल्यूज पे। नॉर्म समझ आया, ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बता दिया, बट फिर भी देख लेते हैं। सोशल वैल्यू दीज आर जनरल, नॉर्म स्पेसिफिक है भाई, नॉर्म स्पेसिफिक हैं, वैल्यूज जनरल हैं, क्योंकि नॉर्म्स जो है एक सोसाइटी के लिए स्पेसिफिक है, एक सोसाइटी के अंदर सभी लोगों को ये नॉर्म्स चलाने हैं। बट वैल्यूज आर इंडिविजुअल बिलीफ, यार मेरे बिलीव अलग हैं, तुम्हारे अलग हो सकते हैं, ये जनरल कंसेप्ट है। हर बंदे का अपना अपना वैल्यू सिस्टम हो सकता है, हर बंदे के अपने अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, हर एक बंदे का अपने किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कोई चीज़ ऐसे लग सकती है ये चीज़ गलत है, बट तुम्हें वो चीज़ सही लग सकती है, या मुझे कोई चीज़ सही लग सकती है तुम्हें गलत भी लग सकती है। तो बेसिकली इंडिविजुअल बिलीफ की बात हो रही है। तो वैल्यूज जो हैं वो बेसिकली एक तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको ये भी सिखाते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। आपको एग्जाम में आ जाए कि क्या आपको नॉर्म सिखाते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है, नहीं, हमें वैल्यूज सिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है। नॉर्म जस्ट हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें इस तरह का बिहेवियर शो करना है, ये पॉइंट आपको पता हो। तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस, बेसिकली कि एक जनरल गाइडलाइंस है कि बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब फॉकवेज एंड मोड्स को अच्छे से देख लेते हैं। देखो फॉकवेज मतलब, फॉकवेज क्या है? फॉक का सबसे पहली बात, फॉक का मतलब क्या होता है? फॉक का मतलब होता है पीपल, पीपल मतलब लोग। वेज मतलब आ गया बिहेवियर, वेज का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। तो मतलब लोगों का बिहेवियर या हैबिट किस तरह से होनी चाहिए, वेज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का बिहेवियर या हैबिट किस तरह की होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? फॉकवेज। तो ये मतलब बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक सोशल नॉर्म्स कि सोसाइटी में किस तरह के नॉर्म हमारे होने चाहिए, मतलब दीज आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर, मतलब ऐसा बिहेवियर आपका जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, दैट इज नोन एज फॉकवेज, ठीक है। ये एक तरह के वीक फॉर्म ऑफ नॉर्म्स होते हैं। एग्जाम में आएगा किसको बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ नॉर्म्स, तो आप याद रखना वीक फॉर्म ऑफ नॉर्म्स क्या होते हैं? फॉकवेज होते हैं। मतलब इसमें ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, सोसाइटी रिस्ट्रिक्शन नहीं लाते हैं। मोर्स आर स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चोरी करोगे तो क्या आपको एक ईजिली सोसाइटी कुछ भी नहीं बोलेगी, करके देखना, तो मतलब बेसिकली वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स जो है अप्लाई होते हैं, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो मोर्स आर क्वाइट स्ट्रिक्ट एज कम्पेयर टू, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम फॉकवेज की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी डिफर करते हैं ग्रुप टू ग्रुप, सोसाइटी टू सोसाइटी, अलग अलग फॉकवेज अलग अलग कंसीडर किया जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोर्स के बारे में क्या देखा हमने? मेन चीज़ यही थी कि मोर्स जो है स्ट्रिक्ट फॉर्म है, ये सिर्फ एक्सेप्टेड नहीं होते। देखो वो आ गया था फॉकवेज एक्सेप्टेड है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। मोर्स ये एक्सेप्ट तो बेसिकली एक्सेप्टेंस वाली चीज़ तो है ही है, बट ये प्रिस्क्राइब भी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह ही सिखा दिया जाएगा कि ये नहीं करना। फॉकवेज में क्या होता है बेसिकली? देखो फॉकवेज में आप ना थोड़ा ऐसे देखते हो कि सोसाइटी इस तरह से पहन रही है, अगर आपने दूसरी तरह के कपड़े पहने, आपका फॉक अलग है, तो सोसाइटी आपको थोड़ा ऐसे थोड़ा और टेढ़ा देखेगी, ठीक है। मोर्स में आपको सुबह ही घर से आपकी मदर ही सिखाने शुरू हो जाएगी, आपके फादर सिखाने शुरू हो जाएंगे,
तो बेसिकली वो आ जाता है मोर्स। मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्ट, आपको पहले ही स्ट्रिक्टली बताना शुरू प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि ऐसे करना, अगर ऐसे नहीं करोगे, अगर अपनी कास्ट से बाहर शादी करोगे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें किस में आ जाती हैं, मोर्स में, ये रिजिड फॉर्म ऑफ नॉर्म्स में आ जाते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फॉकवेज जो होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, क्या फॉकवेज मोर्स बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल वो फॉकवेज जो कंपल्सिव हो जाएं, ठीक है, और जो आपके बिहेवियर के रेगुलेटर बन जाए तो वो मोर बन जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा फॉकवे, कोई सिंपल फॉकवे था एक ड्रेस पहनने के रिलेटेड, बट अगर वो इतना कंपल्सिव हो जाए कि सोसाइटी के लिए कंपलसरी हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर कोई एक ड्रेस कोड कंपलसरी हो जाता है कि यही पहनना है, तो वो एक मोर बन जाता है। फॉर एग्जांपल आर्मी में यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो अब वहाँ पर वो फॉकवे का पार्ट नहीं है, वो मोर बन गया, वो एक नॉर्म बन गया है, एक ऐसा नॉर्म जो स्ट्रिक्ट है, जो कंपल्सिव है। तो अगर आप उसको डिसअप्रूव करोगे तो सीवियर पनिशमेंट भी हो सकता है। मोर्स, अगर आप मोर्स के केस में अगर आप इसमें डिसअप्रूवल शो करते हो तो आपको सोसाइटी सीवियर पनिशमेंट देती है, जैसे बाइकआउट कर देते हैं, आपको निकाल दिया जाता है, ये वो। तो मोर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं पॉजिटिव मोर्स हमारे, एक होते हैं पॉजिटिव मोर्स, एक होते हैं नेगेटिव मोर्स, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव मोर्स, एक होते हैं नेगेटिव मोर्स। पॉजिटिव मोर्स वो होते हैं जो आपको बताते हैं क्या क्या आपको सोसाइटी में करना है, डूज बताते हैं क्या क्या आपको करना है, दैट आर पॉजिटिव मोर्स। और जो नहीं करने, दैट आर नोन एज नेगेटिव मोर्स, डोंट्स, जो आपको नहीं करना। ये मतलब बेसिकली टैबूज, जो मतलब सोसाइटी में आपको टैबूज काइंड ऑफ आ जाते हैं, ये नहीं करना है, तो बेसिकली वो क्या आ जाते हैं, वो हमारे नेगेटिव मोर्स आ जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मोर, एक एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है मोर वर्ड कहाँ से लिया गया है, जैसे फॉकवेज का बताया, तो लेटिन वर्ड से लिया गया है, मोर से। इसका मतलब होता है कस्टम। क्या मतलब होता है, कस्टम, कस्टम वर्ड से लिया गया, कस्टम से, ठीक है। मोस्ट वर्ड से लिया गया है, लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कस्टम, मोर का, ये भी आप याद करोगे, ठीक है। ये सोशल इंस्टीट्यूशन क्लियर हो गया। इसमें कोई आपको दिक्कत है तो आप ध्यान से एक बार इसको वापस देख लेना। अगर ये टॉपिक ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर यहाँ पे नहीं भी समझ आए तो सुपरवाइजर की प्लेलिस्ट आपको पड़ी हुई है, स्पेशलाइजेशन सारी पढ़ाई हुई है। जिस लेक्चर की समझ नहीं आती है उसमें 10-15 मिनट इन्वेस्ट कर दो, जितना आप बुक से पढ़ोगे उससे अच्छा वहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा। इसका एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब जो आपका टॉपिक है मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम जो है, आपको सब्जेक्टिव तो है नहीं, आपको कहानी लिखनी है, तो वो पूछेगा बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ किन्स। तो इनकी टाइप्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहली बात, मैरिज होती क्या? मैरिज से स्टार्ट करते हैं शादी, जो आप में से कईयों की हो चुकी है, कईयों की होनी है। तो मैरिज क्या है? पहली बात तो लीगल होनी चाहिए, अगर लीगल नहीं है तो मैरिज नहीं है। और दूसरी बात, सोशली सैंक्शनड, मतलब सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करेगी। दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लीगल भी होनी चाहिए और सोशली सैंक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक लीगली और सोशली सैंक्शन जो है यूनियन है, यूजुअली मैन और वुमेन के बीच में होता है, यूजुअली मैन एंड वुमेन के बीच में। कई बार मैन वुमेन, कई ऐसी सोसाइटी भी है जहाँ पे मैन की भी, मतलब जो ट्रांसजेंडर वगैरह उनकी सोसाइटी, उनकी जो रिलेशंस होता है उनको भी मैरिज कंसिडर किया जाता है। तो बेसिकली बोला जाता है कि जो मैरिज है वो लीगल और सोशली सैंक्शन, हमारे पास एक एक्सेप्टेंस है, एक यूनियन है। यूजुअली मैन एंड वुमेन में होता है, बट मैन और वुमेन हो कंपलसरी ये जरूरी नहीं है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशनल मैरिज है, ये कोई आज का नया है, ये भी तब का है जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। फैमिली और मैरिज आपस में चलते हैं, मैरिज होगी तभी इस्टेब्लिशमेंट होगी फैमिली की, तो ये पॉइंट भी याद रखना। मैरिजेज लीड करती हैं टुवर्ड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको दो चीज़ें यहाँ से पता होनी चाहिए मैरिज की, जो मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैरिज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पता होना चाहिए। दूसरा टाइप्स ऑफ मैरिज जिसमें हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे मैरिज नहीं होती, तो यूनिवर्सल है, ठीक है। इसमें सोशल अप्रूवल चाहिए, ठीक है, सोशल अप्रूवल इज मस्ट। सोशल अप्रूवल नहीं है तो मैरिज कंसिडर नहीं की जाती है। ऑल्दो लॉ उसको कंसिडर करेगा, लोग नहीं कंसिडर करेंगे तो सोसाइटी में नहीं मानी जाएगी वो मैरिज, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, मैन वुमेन, और जरूरी नहीं है मैन वुमेन हो, बट यूजुअली वही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली, अगर आप शादी नहीं हुई है किसकी, उससे पहले जो है आपकी कोई म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी जो डिफरेंट म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो शादी से पहले नहीं होती। आप फ़ोन नहीं उठाओ तो भी चल जाएगा, बट शादी का उठाना पड़ेगा, नहीं तो केस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जोक्स अपार्ट, आप में ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियली उस फैमिली को चलाना है, क्योंकि आप मैरिज हो टू दैट पर्सन, आपने उसका जो है बर्डन उठाना है, उसने आपका बर्डन उठाना है। तो मतलब फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी अब क्या हो जाएंगी, ऑब्लिगेशंस हो जाएंगी टुवर्ड्स योर पार्टनर। तो ये चीज़ आपने मैरिज के बारे में याद रखनी है, मैरिज क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। मैरिज बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग इंड्यूरिंग माना जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना कि मैरिज के साथ यूजुअली क्या होती है, बहुत रिलीजियस सेरेमनीज भी एसोसिएटेड है, सिविल सेरेमनी, तो ये पॉइंट भी मैरिज के साथ आपने याद। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है, बाकी तो यार कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, शादी सबको पता है क्या होती है, तो यूनिवर्सल होती है, ये याद रखना। और सोशल अप्रूवल यहाँ पर रिक्वायर्ड है।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, टाइप्स ऑफ मैरिजेस। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस। एक आराम से इसमें टाइम लगाएंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब आपने कान ना इस पूरी कंसंट्रेशन से देखो, आपसे मैं सिर्फ डिमांड करता हूँ कंसंट्रेशन, कुछ भी नहीं बोल मैं रहा हूँ, थकना मैंने है, आपने जस्ट सुनना है। वैसे मेरी आवाज़ है बोरिंग है, सुनने में आपको दिक्कत आ रही होगी, बट नहीं, आपको सुनना है। और दूसरा कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे आज तो मैं ये भी नहीं बोल रहा आपको लिखो, सिर्फ आपने सुनना है। लेट के सुन रहे हो, चल के सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, जहाँ भी सुन रहे हो कंसंट्रेशन रखना। तो टाइप्स ऑफ मैरिजेस में देखो, दो तरह की मैरिजेस होती है, मेन जो ब्रॉडर डिवीजन है, एक आ गई मोनोगैमी, एक आ गई पॉलीगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी, मोनोगैमी का मतलब होता है एक पार्टनर, एक ही पार्टनर हो आपका, दैट इज नोन एज मोनोगैमी। पॉलीगैमी मतलब आपके प्लूरल पार्टनर, एक से ज़्यादा पार्टनर। देखो मैं यहाँ पर ना वर्ड पार्टनर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैन और वुमेन की ही शादी होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यूजुअली होती है बट कंपलसरी नहीं है, तो पार्टनर वर्ड यूज़ करेंगे। तो मोनोगैमी मतलब एक का मेल एक फीमेल, मतलब एक एक पार्टनर है आपका, ठीक है। तो मोनोगैमी, अब मोनोगैमी की दो टाइप्स हैं, ये पहले तो मोनोगैमी खत्म कर लेते हैं। एक होती है सीरियल मोनोगैमी, एक होती है नॉन सीरियल मोनोगैमी, ठीक है। नॉन सीरियल मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी ये वो मोनोगैमी मतलब आपका एक हस्बैंड है, एक वाइफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक ही मैरिज है, एक पार्टनर है। अगर सपोज करो हस्बैंड वाइफ में से क्या डाइवोर्स हो जाता है या किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो दूसरा पार्टनर जो है वो मैरिज कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। ऐसी मोनोगैमी को बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी, ठीक है। मतलब एक पॉसिबिलिटी है रीमैरिज की यहाँ पर, जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, उनका डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है। नॉन सीरियल मोनोगैमी वो मोनोगैमी आ जाती है जिसमें वापस मैरिज का भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो डाइवोर्स हो जाता है, डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, वो दूसरी मैरिज नहीं करता, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन सीरियल मोनोगैमी। तो मोनोगैमी आपको क्लियर हो गया, मोनोगैमी में आपको कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं पॉलीगैमी में, ठीक है। किसमें चलते हैं, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा मैरिजेस। पॉलीगैमी मेन आपने पढ़ना है पॉलीजिनी, पॉलीजिनी ध्यान से सुना, पॉलीजिनी। पॉलीगैमी का मतलब होता है जस्ट गैमी, पॉली मतलब ज़्यादा, गैमी मतलब मैरिजेस, तो ज़्यादा मैरिजेस मतलब ज़्यादा पार्टनर, दैट इज नोन एज पॉलीगैमी, ठीक है। उसके इसके अंदर पॉलीजिनी भी आ जाता है और पॉली एंट्री, ये दो तो पहले समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एंट्री। बाकी उसके बाद ग्रुप मैरिजेस आ जाती हैं, सीनो ग्रुप मैरिजेस आ जाती हैं, सीनोगैमी जिसे कहते हैं, सीनोगैमी या ग्रुप मैरिजेस, क्या बोलते हैं, सीनोगैमी या ग्रुप मैरिज। ये भी आजकल तो ग्रुप मैरिजेस नहीं होती, पहले होती थी, तो ये भी पॉलीगैमी के अंडर है। बट ये दो मेन है जो आपको अच्छे से समझनी है। पॉलीजिनी का मतलब होता है जब एक मैन हो और उसकी मल्टीपल वाइफ्स हों, ठीक है। एक ये वाइफ आ गई, एक ये वाइफ आ गई, एक ये वाइफ आ गई, तो जब एक मैन की मल्टीपल वाइफ्स होती हैं, दैट इज नोन है पॉलीजिनी। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजिनी। अब इस पॉलीजिनी की डिफरेंट टाइप्स हैं, एक होती है सोरोरल पॉलीजिनी और दूसरी आ गई नॉन सोरोरल पॉलीजिनी, ठीक है। सोरोरल का मतलब होता है कि जहाँ पर सपोज करो एक ये मेल है, इसकी तीन वाइफ्स हैं, अगर ये तीनों ही बहनें हैं आपस में, सिस्टर्स हैं, दीज आर द सिस्टर, तो ये आगे सोरल पॉलीगैमी, पॉलीजिनी, ठीक है। और अगर सपोज करो ये आपस में सिस्टर्स नहीं हैं, तो नॉट नेसेसरी सिस्टर वाला केस आ जाएगा, तो वो नॉन सोरल में आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पॉलीगैमी होता है एक से ज़्यादा पार्टनर होना, उसके अंदर पॉलीजिनी पड़ा है अभी। पॉलीजिनी का मतलब है एक मेल तो मल्टीपल वाइफ उसकी, अगर वाइफ बहनें हैं तो सोरल पॉलीजिनी, और अगर नहीं है तो नॉन सोरल पॉलीजिनी। इतना तो समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉलीएंड्री, अब यहाँ पर एक मेल था, उसकी मल्टीपल वाइफ थी। पॉलीएंड्री में एक वाइफ है, मल्टीपल हस्बैंड है, ठीक है। एक वाइफ है और उसके मल्टीपल हस्बैंड जब आ जाते हैं, वो केस आ जाता है हमारा किसका, वो केस आ जाता है हमारा पॉलीएंड्री का। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब पॉलीएंड्री में भी दो हैं, एक आ जाती है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, और दूसरी आ जाती है हमारे पास नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। कौन सी, नॉन फ्रेटर्नल। यार ये बहुत गंदा हो गया, इसको साफ लिखते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था पॉलीगैमी के अंदर पॉलीजिनी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं पॉलीएंड्री। क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीएंड्री। देखो पॉलीएंड्री में मैंने आपको बताया पॉलीएंड्री क्या होता है, जब एक वाइफ के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, ये भी इसका हस्बैंड है, ये भी हस्बैंड है, तो ये आ गया पॉलीएंड्री। मैं तीन लिख रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा जो होते हैं पॉलीएंड्री आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पॉलीएंड्री की मैंने आपको बोला इसके अंदर टाइप्स आ जाती है, एक आ गई फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, ठीक है, और उसके बाद आ गई हमारे पास कौन सी आ गई, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, देखो अगर सपोज करो इस वाइफ के जो हस्बैंड है वो सारे भाई आ जाते हैं, आपस में भाई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे द्रौपदी के हस्बैंड जो थे पांडव थे पांच, वो पांचों आपस में भाई थे, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। ये कौन सी पॉलीएंड्री आ जाती है, फ्रेटर्नल। नॉन फ्रेटर्नल होती है एक फीमेल और उसके जो हस्बैंड्स हैं वो बेसिकली जो हैं भाई नहीं है। जैसे नायर कम्युनिटी होती थी साउदर्न इंडिया में, मैंने आपको एग्जांपल देके तब समझाया था, उसमें नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का कंसेप्ट चलता है, ऑल्दो ये अब कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब क्या मैरिजेस सिर्फ इतनी है, नहीं, इसको छोड़ के और भी मैरिजेस हैं। ग्रुप मैरिजेस तो आपको समझ आ गई, सीनोगैमी जिसे बोलते हैं ग्रुप मैरिज। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेल है, ये मेल है,
ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, इसकी शादी इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इसकी इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, तो ये आपस में ग्रुप में मैरिजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 भाई हैं, वो 3 बहनों से शादी कर लेंगे, उनका सेक्सुअल रिलेशन में भी सबसे हो, तो ये आ जाती हैं ग्रुप मैरिजेस हैं, जो आज के टाइम में इतनी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और इसको छोड़ के और कौन सी है, देखो एक आ जाती है पॉलीजिनी के अंदर लेविरेट पॉलीजिनी। लेविरेट पॉलीजिनी, लेविरेट पॉलीजिनी का मतलब है जब एक मैन जो है, देखो पॉलीजिनी मतलब क्या था, पॉलीजिनी में हमने क्या पढ़ा था, पॉलीजिनी में पढ़ा था कि एक मैन जो है जिसकी मल्टीपल वाइफ होती हैं उसको बोलते हैं पॉलीजिनी। बट लेविरेट पॉलीजिनी में क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक मैन है, देखो एक मैन है, इसकी ये मैन है, इसकी इस वुमन के साथ शादी होती है, ठीक है, इस वुमन के साथ शादी हो जाती है इसकी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका भाई है, इस मैन का एक भाई है, इसका ब्रदर है, ठीक है, इसके ब्रदर की डेथ हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, अगर इस ब्रदर की वाइफ के साथ भी ये मैरिज कर देता है, दैट इज नोन एज लेविरेट पॉलीजिनी। देखो पॉलीजिनी तो होगी ना, क्योंकि उसकी अब 2 वाइफ्स होंगी, एक तो अपनी वाइफ, एक ब्रदर की वाइफ, तो बेसिकली ये आ जाता है लेविरेट पॉलीजिनी। पॉलीजिनी इसलिए आया क्योंकि एक से ज़्यादा मैरिजेस होगी। लेविरेट मतलब बेसिकली उसका जो भाई था उसकी वाइफ जो है उसके साथ मैरिज करी, क्यों, क्योंकि भाई जो है वो एग्जिस्टेंस उसकी खत्म हो चुकी थी। इस चीज़ से आपने याद रखना है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है, एक कंसेप्ट होता है रिस्ट्रिक्टेड पॉलीजिनी। रिस्ट्रिक्टेड पॉलीजिनी मतलब जब आप पे एक लिमिट लगी हो कि आपने इससे ज़्यादा शादी नहीं करनी है, तो दैट इज कंसेप्ट है रिस्ट्रिक्टेड, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एक होता है सिक्वेंशियल पॉलीएंड्री। सिक्वेंशियल पॉलीएंड्री ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेविरेट देख लेना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट सिक्वेंशियल भी सुन लो। सिक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस में, ठीक है। सिक्वेंशियल पॉलीएंड्री में क्या होता है, पॉलीएंड्री मतलब एक वुमेन के मल्टीपल मेल पार्टनर हो गए। तो इसमें क्या होता है कि एक वुमेन जो है वो बहुत सारे हस्बैंड के साथ मैरिज तो करती है, बस सक्सेशन में करती है, साइमल्टेनियसली नहीं करती है, मतलब एक के साथ किया, उसके बाद दूसरे के साथ किया, उसके बाद तीसरे के साथ, मतलब ये सक्सेशन में चल रहा है, ना कि साइमल्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे द्रौपदी का पांचू के साथ एक ही टाइम साइमल्टेनियस हुआ था, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। उसके बाद अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मैरिज में पढ़नी है, एक एंडोगैमी, एक एक्सोगैमी, ठीक है, एक एंडोगैमी और एक एक्सोगैमी। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, एंडोगैमी का मतलब होता है जब आप अपने ही ग्रुप में, अपने एथनिक ग्रुप में, अपनी कास्ट में शादी करते हो, अपने क्लैन में शादी करते हो, ट्राइब में शादी करते हो, दैट इज नोन एंडोगैमी। एक्सोगैमी होता है अपने ट्राइब से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी क्लास से बाहर जब आप शादी करते हो, दैट इज नोन एज एक्सोगैमी, ठीक है। एक्सोगैमी में डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछता है एक्सोगैमी में। एक होती है गोत्र एक्सोगैमी, जब आप अपने गोत्र से, गोत्र बोला जाता था वो जगह जहाँ पर पहले लोग कौ वगैरह रखते थे ना वैदिक टाइम में, जहाँ पर वो बांधते थे, उसको बोला जाता है गोत्र। तो बेसिकली गोत्र एक्सोगैमी उसको बोला जाता है जब आप अपने गोत्र के बाहर शादी करते हो, तो दैट इज नोन है गोत्र एक्सोगैमी, ठीक है। प्रावरा एक्सोगैमी, प्रावरा एक्सोगैमी ये भी एग्जाम में पूछता है। प्रावरा मतलब होता है ऋषि, प्रावरा का मतलब है ऋषि। बोला जाता है ना कि हम इस ऋषि की संतान हैं, तो अगर हम एक ऋषि की संतान हैं तो हम उस ऋषि की जितनी भी संतान हैं उनमें से किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करते हैं, दैट आर नोन एज प्रावरा एक्सोगैमी। मतलब आप जिस ऋषि की खुद को मानते हो, डिसेंडेंट मानते हो, जिस भी ऋषि के मानते हो, आप उस ऋषि के और किसी डिसेंडेंट के साथ शादी नहीं करते हो, तो दैट इज नोन एज प्रावरा मैरिज, ठीक है। विलेज एक्सोगैमी क्या होता है, जब आप अपने विलेज के बाहर शादी करते हो, दैट इज नोन एज विलेज एक्सोगैमी। एक होता है इंपॉर्टेंट है विलेज एक्सोगैमी, ये आप याद रखना। एक होता है पिंड एक्सोगैमी। विलेज एक्सोगैमी, पिंड एक्सोगैमी अलग होती है। पिंड का मतलब विलेज नहीं, यहाँ पे विलेज एक्सोगैमी तो मैंने बता दिया, विलेज के बाहर शादी करना। पिंड एक्सोगैमी का मतलब क्या होता है, इसके मुताबिक ये होता है कि आप अपने मैटरनल मतलब मम्मा के रिलेशन में 5 जनरेशन तक जो लोग हैं उनके साथ शादी नहीं करोगे, और पापा की जनरेशन में 7 जनरेशन तक शादी नहीं करोगे, इसको बोलते हैं पिंड एक्सोगैमी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। इसके साथ और क्या मैरिज की टाइप्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक होती है बायोगैमी। बायोगैमी दीज आर बेसिकली इलीगल मैरिज, इनको बोला जाता है इलीगल मैरिज। क्यों बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन के साथ शादी कर रहे हो और अभी दूसरे पर्सन के साथ आपका डाइवोर्स भी नहीं हुआ जिससे पहली शादी हुई थी, क्या उस शादी को एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसको बोलते हैं बायोगैमी। दीज आर इलीगल मैरिजेस, ठीक है। इलीगल मैरिजेस होती हैं मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्पोज रखना विदाउट टेलिंग अदर, विदाउट डाइवोर्सिंग अदर, तो दिस ये तो एथिकली भी रॉन्ग है और इसको बेसिकली इलीगल मैरिज भी कंसिडर किया जाता है, ये पॉइंट आपको याद है। और कौन सी मैरिजेस होती हैं, एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, एक होता है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी, देखो हाइपरगैमी को अनुलोम भी कहते हैं। हाइपरगैमी को क्या बोलते हैं, अनुलोम। अनुलोम क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कि एक कास्ट दूसरी कास्ट, लोअर कास्ट अपर कास्ट। देखो ये बोला जाता है कि अपर कास्ट का लड़का लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर सकता है, वो शादी कंसिडरेशन में ली जाती है, ठीक है, उसको कंसिडरेबल माना जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरगैमी। फॉर एग्जांपल एक लो कास्ट की लड़की है, लो कास्ट की लड़की है, जब वो हाई कास्ट के लड़के के साथ मैरिज करेगी उस शादी को कंसिडर किया जाएगा, दैट इज नोन एज
हाइपरलोमी, ठीक है। हाइपरलोमी मतलब अनुलोम, अनुलोम मतलब वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। इसका अपोजिट आ गया हाइपोगैमी। इसका अपोजिट क्या है? हाइपोगैमी। ये याद कर लें या मे बी एग्जाम में पूछ ले। हाइपोगैमी का मतलब है अनुलोम का उल्टा क्या होता है? प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब इसमें क्या होगा, अपर कास्ट की लड़की जो है लोअर कास्ट से शादी करेगी, ये सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होता है। देखो बेसिकली ये कहाँ से कंसेप्ट आता है, वुमेन को ना एक टाइम पे हमारी सोसाइटी में, जो एंशिएंट सोसाइटी की अगर हम बात करें, वुमेन को माना जाता है एक तरह का एसेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक राजा है, वो किसी दूसरे टेरिटरी को जीतता था, वहाँ की सारी वुमेन्स को ले आता था, तो बेसिकली वुमेन को एक एसेट माना जाता है, एक सोसाइटी की इज्जत माना जाता था। तो इसीलिए एक लोअर कास्ट की लड़की जो अपर कास्ट की लड़की में शादी कर ले तो चल जाता था, हाइपरगैमी बोलते थे जिसको, ठीक है। बट अगर एक अपर कास्ट की लड़की लोअर कास्ट में चल जाती तो अपर कास्ट वाले इसको अपनी इंसल्ट समझते थे, इसलिए इस मैरिजेस को वो कंसिडरेशन में नहीं लेते थे। भाई ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, मैं सोसाइटी पढ़ा रहा हूँ। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए बोलता हूँ कि सोसाइटी एक सोशियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें सबके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। तो सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं तो सेंटीमेंट्स में नहीं लेना है भाई, हमने पेपर क्वालिफाई करना है। और मैं आपको जो सोशियोलॉजी का फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ, अपने यहाँ पे सेंटीमेंट्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने के लिए बता, अपने पढ़ने के लिए पढ़ना है, इसको एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है। एक कहता है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है जब आप सेम एज में, सेम लेवल में, सेम स्टेटस में, जब भी सेम, होमो का मतलब हो गया उस चीज़ों को देख के जब आप मैरिज करते हो, दैट इज नोन एज होमोगैमी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो देखो मैरिज में मुझे लगता है 10-15 मिनट लग गए हैं, बट मैरिज है ही ऐसा, क्या करें, ठीक है। मैरिज, अब चलते हैं फैमिली में। जैसे मैरिज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फैमिली इज ऑल्सो इक्विवेलेंट, ठीक है, वो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली में क्या आपने पढ़ा, देखो फैमिली एक लेटिन वर्ड से निकला है, फैमुलस से, जिसका मतलब होता है सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट ही हम भी फैमिली के। तो बेसिकली फैमिली क्या है? फैमिली एक सोशली रीऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि फैमिली में ब्लड मैरिजेज होते हैं, कुछ अडॉप्शन के थ्रू भी फैमिली, आपने किसी को अडॉप्ट किया, अडॉप्शन वाले चैप्टर में बताऊंगा, अडॉप्शन वाला चाइल्ड आपका लीगल हियर माना जाता है, उसको सारी प्रॉपर्टी जाएगी, तो वो भी तो फैमिली का पार्ट हुआ ना। तो बेसिकली फैमिली एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो सोशली रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ब्लड मैरिजेस के थ्रू भी हो सकते हैं, ब्लड के थ्रू भी हो सकते हैं, मैरिज के थ्रू भी हो सकते हैं, अडॉप्शन के थ्रू भी हो सकते हैं, और उनमें एक इमोशनल कनेक्शन होता है, ये चीज़ याद रखना। तो फैमिली में एक इमोशनल कनेक्शन होता है, ये आपने याद रखना। फैमिली एक सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है सोसाइटी का। सोसाइटी को सबसे बेसिक जो बनाता है ना, वो प्राइमरी ग्रुप कौन सा माना जाता है? फैमिली माना जाता है। सबसे एलिमेंट्री बेसिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी किसको बोला जाता है? फैमिली को बोला जाता है। तो फैमिली को ही फर्दर बढ़ती एक्सटेंड होती हुई फैमिली क्या बन जाती है? हमारी सोसाइटी बन जाती है। ये पॉइंट आपने याद रखना। आपने लेवल पे आपने फैमिली की, मैरिज की डेफिनेशंस देखनी है, डेफिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशन आप देख के जाओगे। अब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं फैमिली के? भाई यूनिवर्सल है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, फैमिली यूनिवर्सल है। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक तरह का मेटिंग रिलेशनशिप है, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। आप अपने फैमिली में अपने पार्टनर के साथ मेट कर रहे हो तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, अगर उससे बाहर करोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो मेटिंग रिलेशनशिप भी है। आपकी चॉइस है फॉर सिलेक्शन ऑफ मेट्स, आपकी फैमिली देती है। आपका एक कॉमन रेजिडेंस होता है, एक जगह पे रहते हो, ठीक है। आपकी फैमिली की साइज़ भी वेरी करती है, ये सब चीज़ें बेसिकली इधर से ही आ जाती हैं। यहीं से आपका डिसेंट भी तय होता है कि क्योंकि फैमिली के थ्रू ही जो आपकी जनरेशन बनेगी वो आपका डिसेंट तय करेगी, ठीक है। अब ये तो आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। अब आ गया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, आपकी मैरिज किस तरह से हुई है उसके बेसिस। फॉर एग्जांपल पॉलीगैमस मैरिज आ जाती है, ठीक है, पॉलीएंडर्स आ जाती हैं। देखो यार ये बेसिकली क्या है, अगर पॉलीएंड्री मैरिज हुई है उससे जो फैमिली बनी, पॉलीगैमी से जो मैरिज हुई उससे फैमिली बनी। एक मोनोगैमस फैमिली, फॉर एग्जांपल एक मेल एक फीमेल वाली अगर फैमिली बनी, दैट नोन एज मोनोगैमस फैमिली। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये अभी पढ़ा है, ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद और किस तरह की फैमिली होती है? एक तो होती है आपका डिसेंट कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपका डिसेंट, आपका मतलब फॉर एग्जांपल एंसेस्ट्री कहाँ से ले रहे हैं, अगर वो मदर की साइड से ले रहे हैं, मैट्रीलिनियर, उनको क्या बोलेंगे? मैट्रीलिनियर। मतलब फॉर एग्जांपल जो पहले ईरान वगैरह की सोसाइटी होती है वो मैट्रीलिनियर, तो मतलब मदर के साथ रिलेशन जोड़ते थे, मदर से एंसेस्टर मानते थे अपने आप को, तो वो होगी मैट्रीलिनियर फैमिली। अगर फादर से मानेंगे तो पैट्रीलिनियर, अगर दोनों से मानेंगे तो बाईलिनियर, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये मैट्रीलिनियर, पैट्रीलिनियर, पैट्री का मतलब होता है फादर वाली साइड, मैट्री मतलब मदर, लीनियर मतलब हम लीनियर एंसेस्ट्री वहाँ से जोड़ रहे हैं, ठीक है। रेजिडेंस के बेसिस में आप कहाँ पर रह रहे हो उसके बेसिस में, अगर एक लड़की शादी के बाद अपनी मदर के यहाँ पर रह रही है तो मैट्री लोकल, अगर क्या फादर के यहाँ पर रह रही है तो पैट्री लोकल, ठीक है। अगर आप फादर के साथ रह रहे हो पैट्री लोकल,
अगर आप मदर के साथ रह रहे हो मैट्री लोकल, अगर दोनों के साथ नहीं रह या दोनों के साथ एक कुछ टाइम इधर रह रहे हो कुछ उधर रह रहे हो तो बाई लोकल आ जाएगा। तो इस तरह से चलता है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, आप कहाँ पर रह रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, मतलब आपका राजा कौन है घर का, उसके बेसिस में मैट्रियार्कल सोसाइटी, ये बता ही चुका हूँ, जहाँ पर मदर्स की या फीमेल की डोमिनेंस होती है। पैट्रियार्कल जहाँ पर किसकी डोमिनेंस होती है, मेल सेंटर, जैसे इंडियन सोसाइटी इसकी एग्जाम्पल आ जाती है। मैट्रियार्कल की फॉर एग्जाम्पल खासी ट्राइब है, एस्किमोज हो गया, वहाँ पर मदर की चलती है, ठीक है। उसके बाद और कौन सा है, मतलब और उसके ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस में भी आप बोल सकते हो फैमिली में, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, ठीक है, ये सारी भी इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ये आपने देख लेना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फैमिली में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, फैमिली का आपको कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आपका जो इसमें लास्ट टॉपिक है, क्योंकि देखो इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना उसमें इतना नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में 5 मिनट में कवर करवा दूंगा। अब हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़ किनशिप। सबसे पहले आपको किनशिप का मतलब पता होना चाहिए। किनशिप का मतलब होता है रिलेशन। देखो ना बेसिक ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, या शादी होगी, शादी के बाद फैमिली होगी। किनशिप का मतलब क्या है कि आपका रिलेशन क्या है, 2 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, या तो ब्लड रिलेशन होगा या आपका ब्लड से नहीं होगा तो मैरिज का रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल एक बाप का बेटा तो उसके साथ उसका ब्लड रिलेशन है, तुम किससे शादी करते हो तो उसका मैरिज रिलेशन है, तो इस तरह से रिलेशन चलते हैं। तो किनशिप बेसिकली रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। तो कोई एक तरह का बॉन्ड इस्टेब्लिश होना, चाहे वो ब्लड के थ्रू हो या मैरिज रिलेशनशिप के थ्रू हो किसी ग्रुप में, दैट इज नोन एज किनशिप। ये भी यूनिवर्सल कंसेप्ट है, सब भी यूनिवर्सल है, सब ही जो भी पढ़ा ना अभी तक सब यूनिवर्सल है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मेनली मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट, एक तो किन्स की टाइप्स पढ़ानी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे मैरिज की टाइप्स हैं वो देखिए ना उसमें टाइम लगाया, तो वैसे किन्स की टाइप में लगानी है। एक आपको यहाँ पर ये याद रखना है, 2 तरह की किनशिप्स आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछेगा यार ये क्वेश्चन, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। एक आ गया कॉन्सेंजुइनस, स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्सेंजुइनस किनशिप, ठीक है। एक आ गया कॉन्सेंजुइनस किनशिप और दूसरा आ गया एफिनल किनशिप। एफिनल किनशिप, कॉन्सेंजुइनस मतलब जो ब्लड रिलेशन के साथ जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आप और आपके फादर, आप और आपके मदर, डैट आर ब्लड रिलेटिव, तो कॉन्सेंजुइनस हो गया, ठीक है। एफिनल मतलब जो मैरिज के साथ जुड़ी हुई, मतलब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, ठीक है, आप सारी तो वुमेन ही हो जो इस लेक्चर को देख रही हो, आपके हस्बैंड, आपके ससुर, आपकी सास, आपका जेठ, आपका देवर, वो सारे आपके एफिनल रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब पता है, आपको ये पूरी सोसाइटी की सोशियोलॉजी सबको आती है, हर एक इंडिविजुअल को सोशियोलॉजी आती है, बट ये वर्ड नहीं आते होते ना, एफिनल, कॉन्सेंजुइनस, ये हमने सीखना है। अभी मैं आपको किन्स रिश्तेदार आपके पढ़ाऊंगा ना, तो बेसिकली वो सारे आपको पता चल जाएंगे कौन सा रिश्तेदार क्या है। आपको सब हिंदी रिश्ते पता है क्या होते हैं, बट उनके इंग्लिश वर्ड हमें जस्ट याद रखने, इसलिए मैं बोलता हूँ सोशियोलॉजी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट आपने तो बहुत डर डाला हुआ है, इसलिए मुझे ये सेशन आपके लेने पड़े। और आपका कल का सेशन जो नेक्स्ट चैप्टर पे आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप मेरे इस लेक्चर पे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो पढ़ाने में लगती है, तो आप भी अगर रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो मैं लाऊंगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लाने थे, बट बहुत ज़्यादा आपके रिस्पॉन्स आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आपके लाने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान देना, जैसे मैरिज में मैंने बोला था, यहाँ पर भी आपके दिमाग की ज़रूरत है मुझे थोड़ी, ठीक है। तो किन्स जो है आपके रिश्तेदार जो हैं बेसिकली उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले एक तो आगे आपके 3 तरह के मेन किन्स होते हैं, एक आगे प्राइमरी किन्स। कौन से आगे? प्राइमरी किन्स। प्राइमरी किन्स मतलब जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली का पार्ट है। तो 8 तरह के प्राइमरी किन्स होते हैं जो मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया, फादर सन हो गया, मदर सन हो गया, फादर डॉटर हो गया, मदर डॉटर हो गया, ठीक है, यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर हो गया, यंगर सिस्टर एल्डर सिस्टर हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया। तो मतलब बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो रिलेशन बन सकते हैं ना, वो आगे आपके प्राइमरी किन्स, ठीक है। फिर आगे उसके बाद आ जाते हैं हमारे, इनको 1 डिग्री किन भी कहते हैं, फिर 2 डिग्री किन, तो जैसे सेकेंडरी किन। सेकेंडरी किन मतलब न्यूक्लियर फैमिली के बाहर, आपकी मदर, आपकी मम्मी आपके लिए क्या है? प्राइमरी किन है, बट मम्मी का भाई आपके लिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी किन। बस याद रखना, आपके मामू आपके लिए सेकेंडरी किन हो जाते हैं, आपके पापा आपके लिए प्राइमरी किन है, बट आपके पापा की बहन, आपकी बुआ आपके लिए सेकेंडरी किन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। आपके भाई की वाइफ, मेरी भाभी मेरे लिए क्या हो जाएगी? सेकेंडरी किन। मेरा भाई मेरे लिए प्राइमरी किन था, बट भाई की वाइफ जो है मेरे लिए सेकेंडरी किन हो जाएगी, क्लियर है। अब टर्शियरी किन या 3 डिग्री किन कौन से आ जाते हैं? टर्शियरी क्या आ जाते हैं? देखो हमारे जो प्राइमरी किन के सेकेंडरी किन आ जाते हैं वो टर्शियरी किन आ जाते हैं। सर ये कैसे बोल रहे हो, ये कैसे हम समझेंगे? देखो ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल आपके जो हस्बैंड है, आपके जो हस्बैंड है वो आपके लिए क्या है? प्राइमरी किन है, ठीक है। आपके हस्बैंड का जो भाई है वो आपके लिए क्या हो गया? सेकेंडरी किन। आपका हस्बैंड प्राइमरी किन था, हस्बैंड का भाई आगे वो सेकेंडरी किन हो गया। अगर मैं अब आपके हस्बैंड के भाई के बेटे की बात करता हूँ, आपका भतीजा वगैरह जो हो गया, वो आपके टर्शियरी किन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? टर्शियरी किन में आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल मेरे मामू,
मेरे मामू मेरे लिए सेकेंडरी कीन है, बट अगर मेरे मामू के आगे कोई रिलेटिव है, मामू की मतलब मामू का कोई साला है काइंड ऑफ, तो वो मतलब क्या होगा, ठीक है, वो आगे उनका रिलेशन जो है, आगे उनका रिलेशन आगे जाके वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए टर्शियरी किन हो जाएगा। तो इतना समझना, बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली वाले रिलेशन प्राइमरी किन होते हैं। सेकेंडरी किन में कौन से आ जाते हैं, जो आपके प्राइमरी किन के, जो बेसिकली प्राइमरी किन के साथ होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली के बिल्कुल साथ वाले होते हैं। टर्शियरी किन क्या होते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा यार, टर्शियरी किन या तो ऐसे रिलेशन दे देगा, ये पूछेगा आपके जो प्राइमरी किन के सेकेंडरी किन होते हैं, प्राइमरी किन के सेकेंडरी किन होते हैं उनको बोलते हैं टर्शियरी किन। प्राइमरी किन के प्राइमरी किन कौन से होते हैं, सेकेंडरी। भाई मेरा प्राइमरी किन कौन है, मेरा भाई, और मेरे भाई की प्राइमरी किन क्या हो गया, उसकी वाइफ, तो मेरे लिए वो क्या होगी, मेरे लिए वो सेकेंडरी किन होगी। तो प्राइमरी किन का प्राइमरी किन सेकेंडरी किन होता है, बट मेरा भाई मेरे लिए हो गया प्राइमरी किन, उसकी वाइफ मेरे लिए क्या होगी, सेकेंडरी किन। अगर उसकी वाइफ के भाई की आगे बात हो रही है तो वो मेरे लिए टर्शियरी किन आ गया। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो बोला जाता है कि प्राइमरी किन में 8 रिलेशंस होते हैं, सेकेंडरी किन में 33 रिलेशंस होते हैं, प्राइमरी में 8 होते हैं, रुक जाओ यार, प्राइमरी में 8 होते हैं, हमारे सेकेंडरी में 33 और टर्शियरी में बोला जाता है 155 किन्स माने जाते हैं। ठीक है, किन्स क्लियर हो गया। अब आपका मुझे फोकस चाहिए, सर पहले भी बोल रहे थे बट अब ज़्यादा फोकस चाहिए। इंपॉर्टेंट है, किनशिप में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जो हमें कवर करनी इंपॉर्टेंट है, और ईजी भी है और समझने में मज़ा भी आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। एक तो आपने किनशिप में देखा होगा रूल ऑफ अवॉइडेंस। रूल ऑफ अवॉइडेंस क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि अपोजिट सेक्स को ना फैमिलीज़ के अंदर अवॉइड किया जाता है थोड़ा। तो नॉर्मली अपोजिट सेक्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अपोजिट सेक्स वाला पर्सन होगा, फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसके सामने उसका जेट काइंड ऑफ होगा, तो वो क्या करेगी, वो दुपट्टा ओढ़ना या काइंड ऑफ ये सारे जो जेस्चर्स आ जाते हैं ना थोड़े, कि किस तरह से बोलना, कैसे बैठना, ये सारे ये काइंड ऑफ रूल ऑफ अवॉइडेंस में आ जाते हैं। तो बेसिकली अवॉइडेंस क्या होता है, अपोजिट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, ये हमारी सोसाइटी में देखा गया। दूसरा और कौन सा यूसेज है, जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप मतलब जोक मारने वाला। आप देखो एक देवर है, उसकी भाभी के साथ वो जोकिंग रिलेशनशिप चलता है, एक दादू का अपने पोते के साथ जोकिंग रिलेशनशिप चलता है। तो ये कुछ हमारे सोसाइटी में रिलेशनशिप बने हुए हैं जिनको बोलते हैं, एक जीजे का साली के साथ चलता है डायरेक्ट जोकिंग रिलेशन। तो इतना आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आप सबको पता है यार, मेरे को जस्ट आपको याद रखना है। एक टर्म है टेक्नोनॉमी, ये आप सबको पता है, बट आपको इसको एक वर्ड सीखना है, टेक्नोनॉमी। देखो टेक्नोनॉमी क्या होता है, आप डायरेक्टली अपने किन को, अपने रिलेटिव को डायरेक्टली अपने नाम से जो है रेफर नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल चिंटू के चाचा, चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मा, ऐसा चलता है। तो चिंटू इज़ रिलेटेड टू एवरीवन, मतलब आप अपने हस्बैंड का फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में नाम नहीं लिया जाता है, तो फलाने के पापा, ठीक है, फलाने के भाई, तो उनके बेटे, ऐसे करके चलता रहता है। तो दैट इज़ नोन एज टेक्नोनॉमी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड याद रखना है टेक्नोनॉमी क्या होता है। उसके बाद आ गया एवेंक्यूएट। एवेंक्यूएट, एवेंक्यूएट या एवेंकुलेट बोलो, एवेंकुलेट भी बोल सकते हैं, एवेंक्यूलेट, ठीक है। ये क्या होता है, देखो अब क्या होता है यहाँ पर, अगर आपका दोनों टर्मिनोलॉजी साथ ही बता दूंगा यार, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न करता है। एमिटेट, अब क्या होता है, कई दो रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो घरों में प्रॉब्लम डालते हैं। जोक्स अपार्ट, मेरे भी बड़े रिलेटिव लेक्चर देखते हैं, तो दो रिलेशन होते हैं जो माना जाता है कई बार प्रॉब्लम डालने वाले होते हैं। एक कौन सा रिलेशन डाल सकते हैं, एक तो मामू डाल सकते हैं, मामू की फैमिली, मामू मामी, और दूसरा बुआ, खतरनाक होते हैं। तो ये दो रिश्ते जो है प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में, अगर सपोज करो कोई ऐसी फैमिली है जिसमें मामू के साथ ज़्यादा रिलेशन है, सॉरी यार वापस लिख लेते हैं, सॉरी ये जोश में हो गया ना। अवनकुलेट स्पेलिंग देख लेना यार, और एमिटेट, ठीक है। अवनकुलेट क्या होता है, अवनकुलेट होता है कि फॉर एग्जांपल मामू वाला, अगर सपोज करो आप ज़्यादा मामू की तरफ अट्रैक्टिव हो, मामू की इंटरफेरेंस आपकी फैमिली में ज़्यादा है, मामू के साथ ज़्यादा लगाव है, वो होता है अवनकुलेट। और अगर सपोज करो आपका बुआ के साथ ज़्यादा है, बुआ वाली फैमिली के साथ ज़्यादा है, बुआ की इंटरफेरेंस ज़्यादा, काइंड ऑफ आप ऐसे समझ सकते हो, या बुआ के साथ रिलेशन ज़्यादा है, वो आ जाती है एमिटेट। तो ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर याद है, जैसे टोडाज में ये देखा गया कि जो फादर की सिस्टर है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है, कोवेड। कोवेड बेसिकली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में एक ऐसा रिलेशन होता है जब हस्बैंड जो है वो वाइफ जैसे प्रेग्नेंट होती है, तो हस्बैंड भी अपने आप को ऐसे शो करता है कि वो प्रेग्नेंट, जैसे आज की टाइम पे भी ये चीज़ें
देखेंगे आपके टाइम पे जैसे रील्स वगैरह आप देखते हो कि हस्बैंड हो कुछ ऐसे पेट में ऐसा हैवी कैरी करता है, दिस रिलेशन एग्जिस्ट, पहले भी एग्जिस्ट करते थे बेसिकली। टोडाज में ये खासियत में, टोडाज में मेनली ये देखा गया है कि क्या करते हैं हस्बैंड, क्या करते हैं जब वाइफ प्रेग्नेंट होते हैं उसके साथ अपने आप को भी ऐसा शो करवाते हैं कि वो भी प्रेग्नेंट है। जब उनकी वाइफ की डिलीवरी होती है तो वो भी ऐसा पेन शो करवाते हैं कि वो भी फील करें ताकि अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकें। इसको बोलते हैं कोविड। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये भी किनशिप यूसेज में ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जो इंपॉर्टेंट था मैरिज, किनशिप और फैमिली में मैंने आपको बता दिया। सर 1.25 घंटा हो गया आपको पढ़ाते हुए, देखो 1.25 घंटा में मैंने बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का एक ही सेशन में एक ही चैप्टर कवर किया क्योंकि मुझे पता था टाइम लगेगा। अब सोशल चेंज की बात करते हैं। सोसाइटी में चेंज आता है, किसने बोला था, कंसेप्ट किसने दिया, अगस्त कॉम्पटे ने। ठीक है, अगस्त कॉम्पटे ने कंसेप्ट, इतना याद रखना यार, ये तो सिंपल है यार। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता है यार, ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि मतलब हमारे आइडियाज़, हमारा पैसा, हमारी कमोडिटीज़, हमारे लोग जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ पैसों की लेन देन नहीं होती है। ग्लोब मतलब होता है वर्ड, आइजेशन मतलब प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप वर्ड के साथ इंटरेक्ट करते हो। आपके आइडियाज़ भी जा सकते हैं, पैसा भी जा सकता है, कम्युनिटी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन सब आता है, एक मल्टी डायमेंशन कंसेप्ट है। यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ नहीं होती है, पॉलिटिकल भी होती है और कल्चरल भी होती है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुई, 1995 में, 1991 के टाइम में। आपको पता है इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन यहीं पर आई थी 1991 के टाइम में। एग्जाम में याद रखना, ये पूछा जा सकता है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न के साथ सम्मानित किया गया 2024 में, 5% को दिया गया, उनमें ये भी थे। ठीक है, और अगर आपने करंट अफेयर्स का कल वाला सेशन नहीं देखा है ना, तो एक बार ज़रूर देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि आएंगे करंट अफेयर्स वहाँ से। इंपॉर्टेंट है वैसे करंट अफेयर तो बहुत डायनेमिक होते हैं, बट बहुत मेहनत लगी है उसमें। और उसके बाद उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये दो याद कर लेना, इनके टाइम में। बाकी ग्लोबलाइजेशन क्या है यार, ये आप सबको पता है। पॉजिटिव क्या है, इसमें से डिफरेंट कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, हमें इजीली सामान मिल जाता है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, आइडियाज़ भी शेयर हो जाते हैं, तो बहुत इसके फ़ायदे। नुकसान भी है, हमारी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, होम मेड इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इन्वायरमेंट में बहुत इंपैक्ट होता है। पुअर कंट्रीज़ को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता जितना जो है रिचर कंट्रीज फ़ायदा उठा लेती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें अनइक्वल सी ग्रोथ हो जाती है, जो रिच कंट्री है वो और रिच होने शुरू हो जाती हैं। तो कुछ इसके नुकसान भी है, ये आप पेपर में जाके एस्टिमेट लगा सकते हो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह या एग्रेरियन सोसाइटी में काम करते थे, उससे उठ के हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव करें, मतलब मशीन्स वगैरह से काम करते हैं। फ़ायदा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नुकसान ये जॉब लॉस हो जाता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी क्लीन भी आ रही है धीरे, बट नुकसान ये कि इसी की वजह से इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, पेट्रोल डीजल यही यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है। कल्चर पे भी है, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का कल्चर भी नया डेवलप हुआ है, तो ये इसके फ़ायदे नुकसान आप देख सकते हो। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नए जीने के तरीके जो हैं उनको क्या करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, दैट इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब इसका पार्ट है, इसमें इतना बताने वाला है नहीं है। मॉडर्नाइजेशन आपको पता है क्या होता है, बेसिक थ्योरी है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा, तो कंसेप्चुअल आपको मैंने वहाँ पर पढ़ाया था, आपको समझ होगा, आप इसको ईजिली कर लोगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो देखो हमने 1.25 घंटे में पहले यूनिट को रिवाइज करा अपनी तरफ से, डेफिनेशंस को छोड़ के, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं लिख सकता था मैंने, और कुछ भी ऐसा नहीं था इंपॉर्टेंट जो मिस करा है। आप इस टॉपिक को ध्यान से, आप डेफिनेशंस को साथ साथ करोगे, कवर करोगे। क्या करोगे आप, मैं अभी बता देता हूँ, एक बार वापस रिवाइज करो, 2 मिनट अपना मुझे दे दो। एक, सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस किसने जो दी, इंपॉर्टेंट देखना यार, जस्ट 1-2 वर्ड याद कर लिया करो डेफिनेशन को, उसको रिलेट कर लो, उसके पर लिख लो, 2-3 दिन रटते रहो, वो देख लेना। उसके बाद आपने क्या करना, आपने क्या लगाना है, जो ऑलरेडी आपके पास मॉक है उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन लगा दें। नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं, आप किसी भी जगह से मॉक मत खरीदना, एक बिजनेस बन चुका है मॉक का, बट ये आपने नहीं खरीदना यार। जस्ट आपने अभी, अगर आपने OMR बेस्ड मॉक नहीं दिया है ना, तो अगर आपको किसी भी चैनल का आपके पास मॉक पड़ा हुआ है, कहीं का भी पड़ा हुआ है, मेरा ही पड़ा हुआ है या नहीं भी पड़ा है, कहीं का भी पड़ा हुआ है, अब एक काम करना, OMR शीट डाउनलोड कर लेना, वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करी हुई है, उसका प्रिंट ले लेना है, एक बार OMR शीट भर लेना है एटलीस्ट, क्योंकि एग्जाम में जाके ना वहाँ पर एक्सपेरिमेंट मत करना, पहले घर से करके जाना। देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को ये है कि मैं आपको क्लियर पिक्चर हमेशा रखूँ कि क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपने करना। और जो कल इंग्लिश का इसका क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स का सेशन लाया, वो भी देख लेना। अगर आपका पोर्शन वीक है तो बाकी पोर्शन में लेक्चर पढ़े हुए यार, जो इन दिनों में मैराथन सेशन है एटलीस्ट वो तो देख लेना। बाकी अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है,
ये मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ही मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। प्लस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी PDF वगैरह शेयर करी हुई हैं। और जो भी कल का लेक्चर होगा किस टाइम पे आएगा, जैसे इंग्लिश का भी मैं लेक्चर लाने की सोच रहा हूँ, वो भी कल ले आऊँगा। सुबह मॉर्निंग में कोशिश करूँगा इंग्लिश का, इवनिंग में ये वाला सेशन लाने की कोशिश। और आपका रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन, उसके बेसिस में कल ये वाला लेक्चर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।